मैं श्वेता राठी सिलीगुड़ी से और पूरे पश्चिम बंगाल की ओर से स्वास्थ्य और पारिवारिक समिति की संयोजिका हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस जूम ऐप का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जो इस विपरीत परिस्थिति में भी हम सबको एक दूसरे से रूबरू करा देता है। तो आज हम सबका एक साथ होने का कारण बस एक यही है कि कुछ नया सीखने की ललक। तो अब हम आज 6 विषयों में अलग-अलग 6 विषयों में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो मैं समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष नीरा जी मल को बोलती हूँ, आप पूरा कार्यशाला के बारे में बताएं नीरा जी, और बीना जी हमारी गेस्ट का भी अभिनंदन करें। जय महेश। धन्यवाद श्वेता जी। आज आपके कारण आज हमें बहुत महान हस्ती का बीना जी महेश्वरी, जो कि आज हमारे साथ रांची से लाइव है, और वो उनकी बहुमुखी प्रतिभा वो एक बहुमुखी प्रतिभा और संपन्न नारी है, जिन्होंने हीलिंग और अल्टरनेटिव मेडिसिन के सभी ज्ञान अर्जित किए हैं। वो मुंबई, मैंगलोर इत्यादि जगह पर उन्होंने अपना सेमिनार भी किया है। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो पश्चिम बंगाल महेश्वरी प्रादेशिक महेश्वरी महिला मंडल संगठन को अपना संबोधित करेगी, अपने कुछ विचार, ताकि हम लोग कुछ सीख सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज उनके कारण बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और हम लोग पूरा प्रदेश एक साथ बैठ करके आज ये सेमिनार अटेंड कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग उनसे बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें सुनेंगे और उसको अपने लाइफ में अमल करने की भी कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है। उनके बारे में बताने के लिए मैं आकांक्षा जी को कहना चाहूंगी। उसके पहले आकांक्षा जी मुंद्रा के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ताकि वो अपनी मम्मी का स्वागत मतलब बीना जी महेश्वरी उनकी मम्मी है, तो वो अपनी मम्मी का स्वागत बहुत अच्छे रूप से करे, क्योंकि हमें तो सिर्फ उनके बारे में आज हम उन्हें सुनेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसे सुना हुआ बहुत कुछ है, लेकिन आज उनके मुख से कुछ सुनेंगे तो मुझे भी कुछ मालूम पड़ेगा। तो आकांक्षा जी मुंद्रा सिलीगुड़ी में नारायण रेकी की क्लास चलाती हैं और वो रेगुलर क्लासेस और सेशन करवाती है। तो मैं आकांक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि वे वीना जी महेश्वरी के बारे में कुछ शब्द कहे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जय महेश। आकांक्षा जी। नमस्ते। जय महेश। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। तो जैसे कि आपने एक बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरी माता जी का दे ही दिया है, पर उनके बारे में मैं कुछ और ऐड कर दूं तो ताकि जब आप और कुछ पूछना चाहें या जानना चाहें तो आपको पता हो कि किस किस टॉपिक में आप जान सकते हैं। तो मेरी मदर ने समझ लीजिए आज तक भी वो कुछ ना कुछ सीख ही रही हैं और आगे भी आई थिंक वो सीखती ही रहेंगी। तो उनकी मेन जो कैलिबर है वो है न्यूरोथेरेपी, हीलिंग में कहें तो प्राणिक हीलिंग, नारायण, और बाकी अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज की बात करें तो नेचुरोपैथी, मैग्नेट, एक्यूप्रेशर, इनफैक्ट समझ लीजिए कि जड़ी बूटियों का उन्हें इतना ज्यादा ज्ञान है कि वो ऑयल्स बनाती हैं, और मतलब ये सब तो उनका पर्पस है कि लोगों को जहाँ तक हो सके वो मैग्नेट, इतना कुछ आप बोलिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में वो सब कुछ जानती हैं। प्लस उनकी एक दो कैलिबर ये भी रही है कि बच्चों, अगर किसी को बच्चे चाहिए या जिनको नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी कुछ चीजें। तो आगे मैं अपनी माँ बीना महेश्वरी को बुलाऊंगी और वो आज आपको अपने तरीके से बताएंगी कि वो क्या क्या और आपको दे सकती है। माँ प्लीज। नमस्कार। शक्तिमान परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है। और आप सबके अंदर विराजित नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है। जय महेश। सबसे पहले अपने जो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने सुबह जब उठते हैं उस चीज से अपने शुरुआत करते हैं कि जब बिस्तर पे, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है क्या?
यस, आवाज आ रही है बट वीडियो रुक रहा है। आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहें तो नोटपैड और पेन रख लीजिए, ताकि आप लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, अपने लिए नोट करके रख सकते हैं। अगर इस सेशन के बीच में कोई क्वेश्चंस आए आपके मन में तो वो भी रख लीजिए। लास्ट के 5 से 10 मिनट हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और आप और कुछ भी अपना पर्सनल कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम अपने सुबह की दिनचर्या से, कि जब आप सुबह में जब बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही आपका जो रूम का टेम्परेचर रहता है, आपके जमीन का टेम्परेचर रहता है, उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है आपके जमीन में रूम के टेम्परेचर में और आपके शरीर के टेम्परेचर में। इनफैक्ट बोला जाए तो बिस्तर पे जब आप उठते हैं तो तुरंत उठ के ना जमीन पे ना पैर रखें, क्योंकि इसमें साइनस की समस्या आ सकती है। किसी को जब सर्दी खांसी बहुत है तो सर्दी वगैरह बहुत जल्दी पकड़ लेता है उनको। तो बिस्तर से सर्वप्रथम उठते ही तो सब कोई अपने प्रभु को याद करता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी पर कर मध्य तू सरस्वती कर मूले स्थितो गौरी प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र के साथ सभी अपने हाथों को देखते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और फिर बिस्तर पे ही बैठे बैठे, जिनको अगर कोई मुंह में प्रॉब्लम नहीं हो कोई टाइप का भी, तो जैसे पायरिया टाइप बोल रहे हैं अपने, उनका प्रॉब्लम नहीं हो तो वो अपने हाथों को इस तरह से अंगुली को रगड़ के और अपने जो खुद का सलाइवा है मुंह का थूक, वो आंखों में काजल की तरह लगा ले। जैसे इस हाथ से इसमें लगा ले और इधर से ऐसे करके लगा ले इसे। ये आपकी आंखों के लिए आजीवन आपकी आंखों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा और बोले तो स्वस्थ रखेगा। इसके साथ फिर आप उठते हैं तो जब तक आपके जो रूम टेम्परेचर और जो आपके जमीन का टेम्परेचर के हिसाब से आपका पैर का टेम्परेचर हो जाएगा। और जहां तक बात की जाए तो चप्पल पहन के नीचे उतरिए। और ये बात ज्यादा अपने विशेष रूप से जोर देंगे कि ठंड के समय में थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए अपने को। उसके बाद आप उठ गए हैं, उठने के बाद आजकल की आम समस्या क्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की। बहुत लोग प्राय हमको क्वेश्चन करते रहते हैं, हीलिंग कराते रहते हैं, इसी के लिए हमको ज्यादा जानकारी इस बात की। तो उठते ही सबसे पहले आदमी को ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। और वार्म वाटर कहने का मतलब है कि जैसे गर्मी के समय में कैसे पानी एकदम अपने टेम्परेचर के हिसाब से सूरज की धूप में गर्म हो जाता है, उतना गर्म पानी वो आप लीजिए। धीरे धीरे चुस्की मार के पीजिए, उकड़ू बैठ के पीजिए, बहुत ही बेहतर काम है। और ऐसा सिप मार के पीजिए कि जैसे आप अमृत पी रहे हो। और 3 गिलास पीना है, 4 गिलास पीना है या 2 गिलास पीना है, कम से कम मैक्सिमम 3 गिलास तो पीना ही चाहिए। बड़ा गिलास बोले तो इतना। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं इसी में ऐड कर देती हूँ कि आदमी खड़ा होगा इसी में साथ में, कि जब उकड़ू बैठा हुआ आदमी जब उसके पेट में पानी गया है तो एक अपने उस समय क्रिया करेंगे योग की। उसको क्या करेंगे, ताड़ासन करेंगे। तो हाथों को ऊपर कर दीजिए और पैरों को, पंजों को ऊपर खींच लीजिए और ऊपर से करके ऐसे करके इसको, और देखिए कि सीधे डायरेक्ट पानी आपके गया पेट में चला गया पानी। अब आप ताड़ासन को 3 4 5 बार ऐसे राउंड करके हाथ ऊपर कीजिए, फिर इसको ऐसे ऐसे करते रहिए। ये आपका हो गया ताड़ासन। उसके बाद आएंगे तिर्यक ताड़ासन पे। तिर्यक ताड़ासन में क्या करना है, जैसे ये हाथ वापस ताड़ासन की मुद्रा में ही रहेगा। अब इस चीज को थोड़ा साइड में कीजिए। अब आपका ताड़ासन के अंदर में तो पानी आपके चला गया स्टोमक में, और अब आप जब ने तिर्यक ताड़ासन में किया, आवाज नहीं आ रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है। आप एक बार अगर लिख सकें कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है तो उससे कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि हम म्यूट तो नहीं आ रही है ना। हाँ, तो अभी बात वापस में आ रही है तिर्यक ताड़ासन की। तो वो आप हाथ को एकदम साइड में कर्व कर दीजिए, बॉडी को पूरा इस तरह से कर्व कर दीजिए। तो अब क्या है, जो पानी ताड़ासन में सीधा गया, ये तिर्यक ताड़ासन में आपका पानी दाएं बाएं चला गया। अब इसी के अंदर में तीसरी मुद्रा आती है कटी चक्रासन की। इसके अंदर में हाथ आप ऐसे कीजिए और मुंह को पीछे करके, और ये वाले हाथ को भी पीछे में कर दीजिए। ये हो गया तिर्यक ताड़ासन। अब क्या हुआ, पानी आपका जो दाएं बाएं भी गया, अब ये पूरे पेट के अंदर में घूम गए। जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और जिनको पेट एक बार में साफ नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत ही अचूक नुस्खा है। योगासन की कड़ी में ये सब चीजें है। योगासन मैं और भी बताऊंगी आपको,
लेकिन ये शुरुआत, दिन की शुरुआत है जब आप ये योगासन कर रहे हैं तब। इसके बाद आप उठ गए हैं, अपना साफ कर लिए हैं, मतलब जो भी आपका सुबह का जो भी दिनचर्या उसे कंप्लीट करने के बाद आप, इसके बाद आप दिनचर्या को कंप्लीट करके सुबह सुबह देख रहे हैं कि आजकल कोरोना वायरस का जो प्रकोप छाया हुआ पूरे विश्व पे, तो लोग बाग काढ़ा से, जो लोग नहीं परिचित थे इस समय में स्पेशली वो काढ़ा से परिचित हो गए हैं। तो काढ़ा भी अपनी प्रकृति को सोच समझ के लीजिए, बात है, पित्त है, जो भी प्रकृति आपकी कफ की प्रकृति, उनको सोच समझ के लीजिए, अति मत कीजिए कोई भी चीज के ऊपर में। अपने शरीर की पहले 3-4 दिन में प्रकृति देख लीजिए कि कैसी है, उसके बाद ही उस चीज को आगे में कंटिन्यू कीजिए। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे सुबह उठ के एक पेरीविंकल पत्ता होता है जिसको सदाबहार बोलते हैं, उसके फूल एक के रहते हैं बैंगनी कलर के और एक के रहते हैं सफेद कलर के। तो जो बैंगनी कलर का जो पत्ता रहता है, जो बैंगनी कलर के पेड़ वाला जो पत्ता बोल रही हूँ, फूल नहीं, पत्ते को अगर आप सुबह सुबह उससे खाली मुंह 3-4 पत्ती चबा लेते हैं, बड़ी 3 पत्तियां, छोटी 4-5 पत्तियां को अगर चबा लेते हैं तो ये आपके डायबिटीज के अंदर में ट्रेमेंडस काम करती है, एक्सीलेंट काम करती है। और उसके बाद में ऐसा आप देखेंगे कभी कभी कि ये पत्तियां लेते लेते में अगर आपके पेट में जलन भी हो रही थी, कहीं पर कुछ कफ का भी प्रकोप है शरीर में, तो वो भी शांत हो जाती है। और किसी को अपना थोड़ा शरीर हल्का घटाना है या पूरा अपना इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो आप सफेद वाला जो फूल का जो पत्ता है वो लीजिए, पेरीविंकल का, सदाबहार का, और आपके बहुत काम करेगा। क्योंकि मैं जो भी कोई भी चीज कभी भी बताती हूँ तो वो सारी चीजें मैं पहले आजमा लेती हूँ अपने आप पर या अपने परिवार को, जिसको किसी को प्रॉब्लम है वो देखकर, फिर उसके बाद ही मैं आगे उसे प्रसारित या किसी पर आजमाइश करती हूँ। ये तो हो गई आपकी बात। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बात आ रही है। तो सब कोई आजकल ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। अभी परसों दिन किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने प्रेग्नेंट हो और तो 3-4 महीने का अभी प्रेगनेंसी है उसके, तो उसने बोला कि और तो सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे चेहरे पे फुंसियां बहुत निकल रही है। तो मैंने उसकी दिनचर्या को जानना चाहा, तो जानने के अंतराल में हमें मालूम चला कि वो जो भी ड्राई फ्रूट्स खा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे खाती हो ड्राई फ्रूट्स, तो उसने बोला कि मैं तो डायरेक्ट उठाती हूँ, डब्बा में से खा लेती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अच्छा है इसलिए मेरे को खाना है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे को, मैं आपको आगे इस विषय में बता दूं कि ड्राई फ्रूट्स कभी भी ऐसे ना खाएं, ड्राई फ्रूट्स कभी भी ऐसे ना खाएं। उससे रात में अखरोट की, अगर आप एक सामान्य इंसान है और आपका पेट अगर ठीक है तो 2 अखरोट की गिरी ले लीजिए, 2 अखरोट ले लीजिए, 4 बादाम ले लीजिए, चाहे वो मामरा लीजिए चाहे वो अमेरिकन लीजिए। उसके बाद कम से कम 5 मुनक्का ले लीजिए, खुरमानी ले लीजिए, 2 अंजीर ले लीजिए। इसको सबको लेकिन आपको भिगा के खाना है। तो कभी कभी क्या रहता है कि जैसे बादाम है उसके अंदर में तेल बहुत रहता है, अखरोट है उसमें तेल बहुत रहता है, तो इनकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। आप इनको रात में भिगा दें और उसके बाद खाएं। और इसको, और कई जन को अगर दूध अगर बहुत अच्छे से थोड़ा नहीं भी पचता है तो उसके अंदर में, दूध के अंदर में एक पिपली डाल लें, पिपली सबको मालूम है, और उसमें 4-5 मुनक्का डाल रहे हैं, अंजीर डाल रहे हैं। इससे पेट भी बहुत जल्दी आपका साफ होगा और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और इसमें बताना मैं चाहूंगी, देखिए पेरीविंकल के पत्ते आ गए हैं, पेरीविंकल का पत्ता कहते हैं, ये ऐसा पत्ता होता है, चाहे लाल हो, सब लाल फूल वाला हो जिसको बैंगनी फूल बोलेंगे, और सफेद फूल वाला हो, इसको ऐसा पत्ता है, इसको आप खाइए, बहुत अच्छा काम करता है। और गिलोय ले लीजिए, उसको उबाल के थोड़ा पूछ के, इतना उसकी डंडी को इतनी, देखिए उसकी गिलोय की एक एक्चुअल में बोले जाते हैं कब काम करती है, जब इतनी मोटी हो जाती है तब वो काम करती है। और उसको उगने में मेरे हिसाब से 2-3-4 साल लग जाता है, इतना मोटा होने में उसको। ऐसे तो गिलोय को आप जहां भी लगाते हैं वो उग जाती है। जैसे तुलसी को लगाते हैं आप, तो तुलसी भी कहीं भी उग जाती है, लेकिन हर किसी के नहीं उगती है। क्यों? कारण ये है कि पॉजिटिविटी जहाँ रहेगी वहां पर तुलसी बहुत जल्दी और बहुत ही प्रफुल्लित होकर उगती है। तो ये वातावरण पर बहुत निर्भर करता है कि आप कितना वहां पर ऑक्सीजन है आपके घर के आसपास में। इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी कि नाश्ते के अंदर में तला वगैरह न ले। आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो तला हुआ तो बहुत जनरली कम ही लोग खाते हैं। स्प्राउट जरूर लीजिए। स्प्राउट के अंदर में आ गया आपका चना आ गया, मूंग आ गया, फिर आपका सोयाबीन आ गया,
और भी बहुत सारे कैसे तो स्प्राउट सब में उगते हैं, बाजरा में भी उग जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जब मैं बाजरा बनाती हूँ तो उसका तासीर थोड़ा गर्म होता है, तो मैं क्या करती हूँ उसको भिगा देती हूँ पूरा को, एक दिन पूरा भिगाती हूँ, फिर दूसरे दिन जैसे अंकुर करते हैं उसको पानी से छान लेती हूँ, जैसे उसमें अंकुर फूट जाते हैं उसको सुखा के और फिर उसका आटा पिसवाती हूँ। तो देखिए वो कितना अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें विटामिन के बहुत है। और आपकी मकई की रोटी के अंदर में भी आप खाते हैं मकई, उसके अंदर भी विटामिन के है। ये सब अपने कैंसर होने से इंसान का मतलब रोकते हैं, कैंसर एंटी कैंसर है ये सब चीजें। तो इस चीज को थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जवार बाजरी ये सब चीज को। सुबह सुबह कई जन नींबू का पानी पीते हैं, अपना लेमन ये इसमें हनी डाल के पीते हैं। और इसके अंदर में मैं बता दूं कि किसी को गैस का अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो नींबू को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक गिलास गर्म पानी कीजिए, ल्यूकवार्म वाटर, और उसके अंदर में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। और आपको अगर अच्छा लगता है तो एक भी निचोड़ सकते हैं, छोटा रहा तो। और आधा चम्मच सेंधा नमक लीजिएगा और उसको गरम गरम धीरे धीरे चुस्की मार के पीजिए। तो आपके पेट के अंदर में जो भी गैस की समस्या रहती है ना, वो आप उससे निजात पा जाएंगे। और हरडे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है हरडे। और शरीर के अंदर में अनावश्यक रूप का जो वात भर गया है उसे दूर कर देता है हरडे। तो ड्राई फ्रूट्स की बात हो गई, आपके स्प्राउट की बात हो गई, लेकिन स्प्राउट जिसको कि सभी लोग लेते हैं तो उसे आप अपने उम्र को देख कर लीजिए कि जवानी के अंदर में तो इंसान के अंदर का पेट का पीएच लेवल इतना हाई रहता है कि वो बोला जाए तो लोग बात एक मुहावरा देते हैं कि भाई हम तो पत्थर भी चबा लेते हैं, पत्थर भी पचा लेते हैं। तो आप छोटी उम्र में कोई बच्चे आपके अगर जिम वगैरह जा रहे हैं तो उनको थोड़ा अंकुरित धान वैसे ही दे सकते हैं आप, कच्चा मुट्ठी भर एक जितना पसंद है। लेकिन थोड़ी उम्र दराज लोगों को थोड़े से अपने हिसाब से उसको उबाल के लीजिए, खीरा डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, ये सब डाल के सेका हुआ जीरा डाल दीजिए, ये सब डाल के ले लीजिए। और नींबू का पानी आप पी रहे हैं तो नींबू का छिलका को बहुत जन वेस्ट में डाल देते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं कि नींबू के जो छिलके रहते हैं उनको आप पानी जब उबालते हैं तो उसमें उबाल के वो पानी को आप अपना गुनगुना करके पी सकते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वो पानी, आपके शरीर के अंदर में जो भी अवरोध हो रहे हो वो कर देता है। तो बोले ना कि काम तो काम आया उसका, सब चीज का अपना आप वेस्टेज का भी आपने उपयोग कर लिया। और किसी को अगर थायराइड की समस्या है तो रात में एक चम्मच के करीब धनिया भिगा दीजिए, गोटा धनिया जो अपने मसाला में लेते हैं उसे भिगा दीजिए, सुबह उसको उबाल कर उसे आधा कर लीजिए और उसे धीरे धीरे गुनगुना ही पी जाए तो थायराइड की समस्या से निजात पाया जा सकता है। थायराइड क्योंकि मेरे को भी है, मेरे एक समय में 59 थायराइड हो गया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने हीलिंग करते करते अपना नारायण रेकी करते करते लोगों का हीलिंग करते करते देख रही है। तो अभी जब मैंने लास्ट रिपोर्ट करवाया है तो मेरा 4 आया। तो ये मेरे लिए भी खुद एक आश्चर्य की बात हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर मेरे अंदर से होते हुए जा रहा है। तो ये मेरे लिए एक बोले परमात्मा की तरफ से मुझे एक दुआ मिली है ये कि किसी की अगर सेवा करेंगे तो मेवा खुद ब खुद आपकी झोली में तो आ ही जाता है। और मेरे जो मेहरा जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा थे वो हमें बताते थे कि बहुत ज्यादा अगर आप थायराइड की दवा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जनरली आपके पास कभी भी जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो बोलेंगे आजीवन लेने वाली दवा है, इसको आप छोड़े ना। और प्लस आप अगर 50 mg की गोली ले रहे हैं और बाई चांस आप आज भूल गए तो कल 100 mg करके ले लीजिए। और मैंने तो आज तक मतलब मेरे को 15 साल हो गया थायराइड हुए, लेकिन मैंने आज से 3 से 4 बोतल 50 mg की ये सब खत्म की पूरी टोटल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलते थे कि कैल्शियम अगर आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, मैं डॉक्टर तो अपनी जगह काम करते हैं अपना, लेकिन बोले कि कैल्शियम कभी कभी जाकर अपने घुटनों में जम जाता है वो, और वो आवाज धीरे धीरे वो घुटनों में आप देखेंगे वो कड़ 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 आवाज आने लगती है। तो उसका कारण यही है कि वहां पर जाकर आपके कैल्शियम का जमाव होने लगता है और धीरे धीरे हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। क्योंकि उम्र की बात है, 40 तक तो अपना शरीर में अंदर में जितनी कोशिका बनती है उतनी ही मरती है, लेकिन 60 के बाद क्या रहती है कि जितनी अपनी कोशिका बनती है उससे डबल गुना में ज्यादा मरने लगती है फिर वो। तो बुढ़ापा का फिर वो असर धीरे धीरे दिखने लगता है। तो इसके साथ में एक नहाते समय मैं आपको बात बताऊं कि नहाने के बाद बहुत जन इतनी फुर्ती करते हैं नहाने में कि बस लेकिन अरे शरीर को चलाना है ना आपको, तो चलाने के लिए क्या करेंगे? तो जब नहा लेते हैं आप शरीर को
पूरा पोंछ लिए हैं, तो उसको अपने फ्रिक्शन बात बोलते हैं। नेचुरोपैथी में हमने यही करते थे हम, कि जैसे नहा लिया आप, नहाने के बाद जब आपका शरीर पूरा सूखा हो गया है तो उसको पूरा को मालिश कर लीजिए, तो आपकी जो मरी हुई कोशिका है ऑटोमेटिक रूप से वो झड़ जाएगी। पूरा जो गला है वो सब जगह अपना मालिश कर लीजिए। यहाँ पर अपने लिम्फ ग्लैंड रहते हैं, इनकी पूरी मालिश कर लीजिए आप, तो आपके शरीर के अंदर में लिम्फ के माध्यम से जो भी गंदगी है आपके वो निकल जाएगी। ये नहाने की आपकी बात आ गई कि नहाने में थोड़ा सा कोई भी चीज अपना ऐसा लीजिए कि जो आपको तरोताजा महसूस करे। जैसे कभी बेसन से ही नहा लिया, कभी मसूर की दाल से ही नहा लिया, बहुत सारी चीजें मुल्तानी मिट्टी से ही नहा लिए, काली मिट्टी से ही नहा लिए, तो आपको अच्छा तरोताजा लगेगा। और बहुत सारी जड़ी बूटी लोग लगाते हैं अपने अपने हिसाब से। और ये सब चीजें आप कभी भी देखेंगे कि जिनके दाद खाज खुजली रहती है वो दूर हो जाती है। मेरे को एक बार, मैं पहले बंबई में जब थी तो मेरे एक फोड़ा हो गया था पैर के अंदर में, और वो ऐसा फोड़ा कि वो कभी भी भर नहीं रहा था। तो वहां पर नेचुरोपैथ के डॉक्टर के पास में मैंने एक मट्टी उनसे खरीदी, और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो मट्टी मैंने एक दिन लगाई है और वो क्या हुआ, ऐसा आश्चर्य कि दूसरा दिन से वो मेरा घाव भरने लगा। तो मतलब देखिए कि बोलते ना कि मट्टी से जुड़े भी रहिए। तो मट्टी कितना चमत्कारी काम करता है कि एकदम मेरे अंदर के जो भी विकार थे, जो भी पस वगैरह थे, वो सारे के सारे निकल गए। और 2-4 दिन के अंदर में तो लगा ही नहीं कि वहां पर मेरे को कभी पस वाली फुंसी हो रखी थी। तो ये सब काम अपना जड़ी बूटी, बहुत सारी जड़ी बूटियां, जैसे अब आपको मैं मान लीजिए कि सुबह सुबह किसी को घुटना में दर्द है, तो बहुत सारी, मतलब मैंने तो 600-700 मिलाकर भी जड़ी बूटी मिलाकर तेल बनाया है। तो आपको एक साधारण मैं तेल बता देती हूँ कि लहसुन सब जानते हैं, उसको क्या कीजिए, सरसों का तेल के अंदर में उस लहसुन की कलियों को छील के अच्छा डाल दीजिए। इतना तेल अगर आप लेते हैं, मान लीजिए कि 200 ml लेते हैं, तो करीबन कम से कम नहीं करके भी 25-30 कलियां आपको लहसुन की डालनी पड़ेगी। और लास्ट में ये देखिए कि वो पूरी की पूरी कलियां आपकी जो लहसुन की है वो पूरी जल गई है। वो जलने के बाद उस तेल को आप छान लीजिए, और अगर उसको आप एनर्जाइज कर देते हैं धूप के अंदर में, तो वो और सोने में सुहागा है। तो उसको धीरे धीरे आप बिस्तर पे बैठकर अपना लगाइए, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के सीरीज में अपने आते हैं जैसे धतूरा है, लेकिन हर किसी को नहीं राय देंगे इसका, क्योंकि थोड़ा जहरीला पौधा है। इसको बहुत एहतियात करके और बहुत प्रिकॉशन के साथ इसे हम बनाते हैं तेल को। जैसे आंकड़ा का ही पत्ता है, उसके अंदर में दूध निकलता है, बाई चांस कहीं आंख में वो दूध लग गया तो फिर, इसीलिए ये सब चीजें नहीं, लहसुन का तेल बहुत अच्छा है, उसी को आप बनाएं। और अगर आपको जानना रहेगा कभी और, तो मेरी और भी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको मैं पूरा एहतियात के साथ में बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर समय थोड़ा है और बतानी बहुत सारी बातें हैं। तो इसके अंदर में अभी आगे मैं आपको मैं बताऊंगी कि जैसे खाने के समय में अपने रात नहीं सुबह में ही मैं पहले बता दूं आपको कि बहुत लोग छेना खाते हैं। छेना को फाड़ने का सबका अपना अपना तरीका, जैसे कोई दही से ही फाड़ लेता है, कोई नींबू का फूल से फाड़ लेता है, और कोई लोग कई बार आप देखें तो इसे नींबू से फाड़ते हैं, फिटकरी से फाड़ लेते हैं। फिटकरी से फाड़ने से ये जो बाजार वाले जो कलाकंद बनाते हैं वो लोग फिटकरी से ही फाड़ते हैं। तो आप भी कभी अगर कलाकंद ट्राई करना चाहें तो आप फिटकरी से उसे फाड़ सकते हैं, और बहुत आपका फैंटास्टिक मजेदार कलाकंद बनेगा। तो इसके अंदर में क्या रहता है एक्चुअल में कि जो आप दही से आप इसे फाड़ रहे हैं, तो आपका वो हो गया ऐसे अल्कलाई हो गया, वो जो छेना का पानी निकला। और जो आप नींबू से फाड़े तो उसको वो पानी हो गया आपका एसिडिक। अब वो आपको अपनी बॉडी की प्रकृति देख के जानना है कि जैसे कई बार ऐंठन आने लगती है शरीर में, तो आपको मालूम चलेगा कि कौन साइड में दर्द आ रहा है। तो आपको अल्कलाइन ज्यादा होने से दर्द है कि एसिडिक ज्यादा होने से दर्द है, वो फिर देख के समझना पड़ता है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हमारा एसिड निकालने का हम लोग काम करते हैं, और उससे प्राय जब शरीर में आकड़न जकड़न कहीं से खट्टी डकारें वगैरह आती है तो एसिड निकाल दिया जाता है, तो वो शरीर में एकदम सही काम करता है। तो ये छेने का पानी, जब आप छेना तो खा लेते हैं, छेने का पानी को बहुत जन से मैंने चर्चा किया कि भाई छेने का पानी का क्या करता है तुम लोग, तो वो लोग बोले कि भाई हम लोग छेना का पानी तो क्या करते, क्या करेंगे, उसको फेंक देते हैं। तो उसे फेंकिए नहीं, क्योंकि जिम में जो बच्चे जा रहे हैं ना, तो आजकल वे प्रोटीन बोलकर वो हजारों रुपए में उसके डब्बा का कीमत है वो वे प्रोटीन का, तो वो उसे नकारिए मत, फेंकिए मत, उसको बड़ा प्यार से संजो के रखिए। और उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब कभी आपको जरूरत हो कि बहुत आज मुलायम रोटी खानी है मेरे को, तो आप उसको आटा से भी सान सकते हैं, और यहाँ तक कि आप पी भी सकते हैं उसे। क्योंकि कभी कभी जब डायरिया बहुत लोगों को हो जाता है, डिसेंट्री टाइप की हो जाती है, तो ये पानी बहुत ही अद्भुत काम करता है अपने शरीर के अंदर में जाकर।
और मेरी बेटी इधर में ऐसे मेरे को ताकत करके दिखा रही है कि देखो मेरे भी मसल्स कितना अच्छा आ गया है। और मेरा बेटा फ्राई करिए इसे, वो तो खैर इसे उसका पनीर खाता है और उसका पानी को भी यूज करके हम लोग उसको पूरा लेते हैं। और मान लीजिए कि कहीं भूल गए उस पानी को रख के कि भाई 2-3 दिन हो गए, अरे मैं तो पानी यूज नहीं की, तो मालूम आपको क्या काम आएगा आपके? वो पानी आपके शरीर के अनवांछित बाल को, जिसको बोलते हैं जिन बालों को आप उतारना चाहते हैं, वो बालों को उतारने में धीरे धीरे काम आता है। अब एक दिन में चमत्कार मत समझिएगा, अरे बीना जी ने बताया था बाल तो उतरा नहीं, तो ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। बाल उगने में बहुत टाइम लगता है, अनावश्यक रूप के बाल उगने में, तो उनको निकालने में भी थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन उसको धीरे धीरे मसाज कीजिए और वो आपके, आप कम से कम नली में मत फेंकिए उसको, और उसको यूज कर लीजिए। तो इस तरह से ये पनीर का पानी आपके लिए जो वे प्रोटीन इसको बोलते हैं, बहुत काम आता है, और इसे यूज कीजिए हमेशा। और पनीर पर आजकल छेना बहुत शरीर के लिए हल्का रहता है, उसमें मिश्री डाल दीजिए, उसको घी में तल के खा लीजिए। और घी से मेरे को याद आया कि लोग आजकल घी को बहुत अवॉइड करने लगे, अरे घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो आपके शरीर के अंदर में जितने भी जोड़ हैं, तो उसके जोड़ के अंदर में, जैसे मशीन के अंदर में आप तेल डालते हैं, तो आपके जड़ी शरीर के अंदर में जितने भी जोड़ है, जो भी भी और बोलते अरे गठिया हो गया, मेरे को अर्थराइटिस हो गया, अरे मेरे कमर में दर्द हो गया, तो आपने उसमें डाला क्या? कुछ ऐसा चीज डालेंगे ना आप उसमें, तभी ना वो मसल्स आपकी काम करेगी। तो प्योर घी लीजिए, और प्योर घी सबको मालूम है कि कहाँ पर, अच्छी तरह से सबको मालूम है कि वो आपको आपके इलाके में कहाँ पर मिलता है, वो आप जानकर अपना समझ लीजिए। और गाय का घी बोला जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। गाय का घी की कड़ी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को बहुत ही सर्दी खांसी दूर नहीं हो रही हो, मैंने हजारों पर आजमाया ये नुस्खा, और एकदम ईजी। क्योंकि लोग बोलते हैं अरे इतना झंझट कौन पालेगा, कौन इतना काटेगा, कौन इसको उबालेगा, तो आपके लिए एकदम ईजी मैं चीज बता देती हूँ। आधा गिलास पानी उबालिए, उसमें एक ही बूंद गाय का घी डालिए, प्योर गाय का घी रहना चाहिए, उसमें भैंस का दूध आपका घी काम नहीं आएगा। और उसके बाद उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालिए, और उसको धीरे धीरे गुनगुना करके रात में सोते समय, दिन में कभी भी आप पी सकते हैं। तो देखेंगे कि आपके गले में जो कफ का विकार है, जो आपके सर्दी खांसी से दूर नहीं हो रही है, वो आपकी दूर हो जाएगी। और इसके साथ में मैं आपको लौंग का इलाज बता देती हूँ कि किसी के खांसी है, बहुत इजी इलाज मैंने आजमाया है। कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे बाबा ये सब चीज आयुर्वेदिक में कितना मेहनत है, कौन करेगा, बहुत इसके अंदर में जाप्ता रखना पड़ता है। तो पहले आप जानिए तो सही, आयुर्वेद के अंदर घुसिए तो सही, उसे देखिए तो सही, उसे प्यार से निहारिए तो सही, फिर देखिए कितना मजा आता है उसमें। तो आपको मैं बता दूं लौंग का एक इलाज, तवा के अंदर में 4-5-10 लौंग को भून लीजिए, वो लौंग है ना फूल के मोटा हो जाए। उसके बाद जो चंदन का पासा आता है अपना पानी के साथ, उसको चंदन की तरह घस लीजिए। उसके बाद उसको कटोरी में लीजिए। अगर एक साथ बनाकर रखना है तो बहुत 15-20 लौंग को आप कर सकते हैं। और एक समय में एक दिन के अंदर में एक ही लौंग ले, उसको जो मैं बता रही हूँ आपको, उसको लसड़का मार के पीस लीजिए उसको पानी से, और उसको आप कटोरी में डाल लीजिए। और उसके बाद उसमें मिलाइए शहद, प्योर शहद, और उसके बाद उसको चाटिए। थोड़ा देरी पानी मत पीजिए, और ये देखिए कितना चमत्कार वाला काम करता है आपके लिए। तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि इस सीरीज के अंदर में मेरे को कुछ एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट बताने हैं आपको। तो एक्यूप्रेशर का मेरा आजमाया हुआ एक पॉइंट है, मैं बचपन से ही एक्चुअल में ये सब चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ और मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन में एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ये अपना, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे हिसाब से मैं 15 साल की होंगी, उस समय मैंने पढ़ा था कि अपना ये इधर सिर का पॉइंट रहता है। ऐसे तो मैं एक्यूप्रेशर भी जानती हूँ, लेकिन आपको मेरा अनुभव मैं साझा कर रही हूँ यहाँ पर कि ये रहता है अपना एक्यूप्रेशर का पॉइंट। मैं एक बार गई थी वहां पर कालिम्पोंग घूमने के लिए, तो वहां पर मैं मेरे भाई के साथ और मेरे परिवार के साथ गई थी। तो देखी कि रास्ता के अंदर में एक आदमी एकदम अचानक से मूर्छित होकर गिर गई और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तो मानवता के नाते भी सब उधर खड़े हो गए, मैं भी गई देखने की क्या हुआ भाई, चलो देखें। तो देखे वो आदमी मूर्छित होकर गिरा हुआ था। मेरे भाई ने सबको दूर किया, मेरा बेटा भी उधर में था। मेरे नखून तो देखिए हमेशा से कटे हुए रहते हैं, क्योंकि जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से ये स्टाइल मारना मैंने थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि नखून अपनी अपनी शौक की बात है। और मैंने थोड़ा ये सब कर दिया कि भाई आटा कभी गूंथते हैं तो ये इसमें घुस जाता है, कर जाता है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मेरे नखून तो उस समय भी नहीं थे, तो थोड़ा मेरा बेटा का, मेरा भाई का नखून था। ये लोग क्या चिटकी अंगली के नखून बढ़ा के रखते हैं, तो मैं बोली कि तुम्हारा नखून दो इधर, और उसकी अंगली से लेकर मैंने उस आदमी के उसके अंदर में पूरा ऐसे, देखिए आप इस तरह से मैंने ऐसे घुसा दिया पूरा
पूरे पूरे में घुसाया, ऐसा ऐसा करके उसके नाखूनों के अंदर में घुसाया इसको। और देखिए तो 5 मिनट के अंदर में वो आदमी ऐसे एकदम जम के खड़ा हो गया एकदम अचानक से, जैसे लगता है कि उसको कोई करंट लगा दिया। और एक्चुअल में वाकई ये करंट का ही काम किया। और दूसरा मैं शेयर करूंगी इस चीज में कि बंबई के अंदर में मैं मेरे पति के साथ एक बार मेरी बिल्डिंग से निकली ही थी जस्ट, तो सड़क पे पहुंचते ही हम देखे कि गाड़ी चरचरा के रुकी है। देखी तो एक औरत बाहर तुरंत गाड़ी को रोक कर उतरी है और रोने जैसी मुद्रा में हो रखी थी और रो रही थी बहुत। तो मैं बोली क्या हुआ भाई, बहुत भीड़ लग गई थी, क्या हुआ? वहां पर लोग मेरे को जानते थे कि मैं सब चीज करती हूँ, तो लोग साइड होकर बोले देखिए देखिए क्या करना कीजिए। तो वहां पर उस आदमी का जस्ट सेम मैंने वही चीज किया, लेकिन उस समय भी मेरा नाखून बढ़ावा नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे नाखून उस समय भी कटे हुए थे। उस समय भी मेरे पति का नाखून को मैंने यूज किया। तो मेरे पति को बहुत बार मैंने बोला कि जाने अनजाने में कहीं भी आप ऐसे कुछ भी करते नाखून देके लग जाता है आपको, मत कीजिए। तो बोला कि जब मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करता हूँ तो बहुत सारे लोग की जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो जब लोग हटते नहीं है तो मैं टुच करके धीरे से उनको नाखून घुसा देता हूँ, तो वो धीरे से आगे होके ऐसे हो जाते। तो ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ये बताया जाए कि वो आदमी तुरंत वैसे ही इमीडिएटली उठ के खड़ा हो गया और उसकी औरत ने मुझे बहुत धन्यवाद किया। और ये जानकर मुझे भी प्रसन्नता हुई कि मैं किसी की हेल्प कर सकी जाने अनजाने में। तो ये तो बात हो गई एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट आप मेरे जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं कि एक्यूप्रेशर के जैसे ये सिर के पॉइंट है, और आप रात में टीवी देख रहे हैं, लग रहा है कि बैठ के देख ही रहे हैं तो थोड़ा उस समय अपना थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखिए। और ये अंगूठा अपना ये देखिए अपने पूरा गर्दन का पॉइंट आ जाता है इसके अंदर। धीरे धीरे सिंपल कीजिए, अगर आपके पास झिमी है लकड़ी वाली तो बहुत अच्छा, और अदरवाइज नहीं तो हाथ जगन्नाथ देखिए इसको ऐसे ऐसे करते रहिए। ये सारे आपके हाथ के पॉइंट है, देखिए ये आपका पूरा हो गया मुंह, और ये आपका हो गया हाथ, और ये आपके हो गए टांग दोनों पैर, और ये हो गया आपके हाथ। तो इसको इस तरह से धीरे धीरे दबाएं, प्यार से सहला के धीरे धीरे। आपको इतना आश्चर्य महसूस होगा कि आपके घुटनों में जो दर्द रहता था कहाँ चला गया। अरे मैं तो टीवी देखते देखते ही एकदम हो गई। लेकिन कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े शिद्दत से और बड़े लगन से करनी चाहिए। अगर इस चीज को बड़ा सहला कर प्यार से ध्यान से आप बिना टीवी देखे भी करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा आनंद लेगा, क्योंकि कुछ समय अपने शरीर के ध्यान में देखभाल में बिताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार का तो ध्यान ही रखते रह जाते हैं और अपना ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। तो कहीं भी आपको थोड़ा सा भी फुर्सत मिलता है तो अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप दूसरे की देखभाल कर पाएंगे। पहले तो खुद की ही निरोगी काया चाहिए। और इसी कड़ी में मैं एक बात बताती हूँ कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इस कड़ी के अंदर में मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि रोज की झिकझिक के अंदर में लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद का शरीर के लिए तो बोल देते हैं अरे तू यहाँ कौन करे, अरे तुम तो ये पीना चाहिए तो। अरे पहले आप तो ठीक हो जाइए, फिर दूसरे पे ध्यान दीजिए। जरूरी भी है, दूसरे पे ध्यान देना भी जरूरी है। इसमें अपना खुद का एक लगता है कि मैं किसी की मदद कर पाए। अब ये अपनी हो गई दिनचर्या की बात। और यहाँ पर एक मैं बात बता देती हूँ कि आजकल लोगों को घुटनों की शिकायत, अपने पैर में दर्द की शिकायत बहुत होने लगी है। तो लेडीज लोग जो बड़ी उम्र की या छोटी उम्र की आजकल मैं देख रही हूँ सबको ही होने लगी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक आधा बाल्टी पानी लीजिए, गर्म पानी, उसके अंदर में 3 मुट्ठी मोटा नमक, मार्केट में मिल जाएगा। जब हम बम्बई में रहते थे तो उसको मछली में ऊपर लगाने वाला बोलते थे नमक, लेकिन ठीक है उसको उस मछली को हटा दीजिए, लेकिन वो मोटा नमक को लीजिए आप, सी सॉल्ट बोलते हैं उसको। और मान लीजिए बाई चांस वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये साधारण नमक भी ले सकते हैं। तो बोले 3 मुट्ठी नमक, तो अरे कुछ नहीं, आपके शरीर से बढ़कर कुछ होता है क्या। 3 मुट्ठी नमक डालिए, गर्म पानी लीजिए, और उसके बाजू में ही साधारण पानी भी रखिए कि जैसे आपने 20 मिनट के अंदर में उस सॉल्ट वाटर के अंदर में जो एक समुंदर का पानी बन गया वो आपका। लेकिन पानी थोड़ा गर्म लीजिए जो आपको सुहाए। गर्म पानी लीजिए, 3 मुट्ठी नमक डालिए और पैर को घुटने के नीचे तक डुबा के रखिए उसको, और कम से कम 20 मिनट तक। और ये काम अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है, अरे मेरा टीवी देखने का समय, कर सकते हैं उस समय, कोई बात नहीं है। लेकिन इस चीज को जब ये समुंदर देवता बन गया है और सामने एक मोमबत्ती जला लीजिए
और या दिया जला लीजिए तो देखेंगे कि सारे पंचभूत तत्व वहां पर मौजूद हो गए। समुद्र देवता, धरती माता आपके पास है, आकाश मंडल है ही ऊपर में, और वायु देवता है, और अग्नि देवता आ गए। तो पंचभूत तत्व के माध्यम से आप ऐसा विचार कीजिए कि मेरे शरीर के अंदर में जितने भी विकृति विकार है, ये मेरे समुद्र देवता खींच रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरीर जब एक बार आप उसी समय आप इमीडिएट महसूस करेंगे कि जब आप निकले हैं पैर धोकर, लेकिन सादा पानी से पैर आपको जरूर धोना है, क्योंकि जब आप 20 मिनट बैठे हैं उसके अंदर तो पानी आपके अंदर के टॉक्सिन्स को खींच चुका है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा कोई जाने अनजाने में आपके पास आया और उसमें हाथ डाल दिया। एकदम अच्छी तरह से इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो पानी और आपने पैर निकाला है और पानी में पैर से धो लिया आपने, और तुरंत जाके अपने डाल दीजिएगा टॉयलेट के अंदर में डाल के, और बाद में फ्लश कर दीजिएगा, और बाल्टी को भी बहुत अच्छे से धोना है। और ये मैं एक बात आपको बोल देती हूँ कि जिस समय आप अगर ये समय मेडिटेशन करेंगे, अगर ये पानी करते समय, तो आपको बहुत परमानंद की प्राप्ति होगी। ओम जाप कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, तो आपके शरीर का धीरे धीरे टॉक्सिन्स पानी हर लेगा और आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपनी दिनचर्या की बातें। और बहुत सारी कड़ी में लोग बाग आजकल जो चाय की बात करते हैं, चाय का नाम सुनते ही देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी पक्का ही, जो लोग चाय के बड़े शौकीन है। क्योंकि यहाँ मेरे पति भी बैठे हैं, बड़ी लंबी वाली मुस्कुराहट दे दी है। तो देखिए बहुत जन चाय को छोड़ना भी चाहता है। चाय आप पीजिए, लेकिन अगर उसको विदाउट दूध की अगर आप पी रहे हैं तो वो थोड़ा अमृत का काम करेगा। थोड़ा दूध उसको में अवॉइड कीजिए। और एक हमारे एक्यूप्रेशर में जब हम क्लास करते थे तो बताते थे कि अगर शरीर को किसी को बहुत डिटॉक्स करना है तो पानी उबाल लीजिए गरम गरम, और उसके बाद एक चुटकी उसके अंदर चाय पत्ती डाल दीजिए, तो आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को दूर कर देगा। और एक मैं उसके कड़ी में बताना चाहती हूँ कि जब मैं बम्बई में मेरे नेचुरोपैथ की क्लास कर रही थी, तो वहां पर जो हमारे सर हमें डॉक्टर दारू वाला पढ़ाते थे, तो हमेशा मैं उनको देखती थी कि वो हमेशा एक बड़ा वाला कप लेके कुछ कुछ पीते रहते थे। तो हम हमेशा पूछ लेते थे, सर आप खाना नहीं खाते, हमको 4-4, 5-5 घंटा तक पढ़ा रहे हैं। तो बोला आप मैं हमारा अमृत पी रहा हूँ। तो सर आप क्या पी रहे? बोले रुकिए आपको भी पिलाता हूँ। तो जब हमको पिलाए तो दूध में कुछ कुछ डला हुआ था, बहुत आनंद आया। तो सर क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये मिंट टी है। कैसे बनी? तो पुदीना बाजार में सबको मिलता है, या सुखा के भी रख लीजिए। इसको बनाने की मैं विधि बता दे रही हूँ आपको। देखिए, एक या तो पानी में उबालिए या डायरेक्ट आप इसको दूध में भी उबाल सकते हैं। 4-5-10 पत्ती ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका पूरा कस आ जाएगा, और उसके बाद या तो मिश्री डाल लीजिए, या आपको इसमें चाहिए तो थोड़ा मुलेठी भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर में जो आप अपने दूध के लिए मसाला बना के रखते हैं, चाय के लिए मसाला बना के रखते हैं घर में, वो डाल दीजिए। अदरक भी डाल सकते हैं, अपनी तासीर देख के कीजिएगा ये सब काम। लेकिन मिंट टी सबके लिए बहुत ही काम करती है। एक बार मैं जब बंबई गई थी तो मेरा बेटा और मैं दोनों रात में बैठ के मिंट टी पी लिए। तो रात में हम देखे कि हमको 2-4 घंटा नींद ही नहीं आ रही है। तो बाद में हमको कारण मालूम चला गया, ऐसे तो मैं चाय पीती तो मेरी नींद उड़ जाती, जब मेरे को बहुत सारा कुछ बोलना पड़ता, करना पड़ता है, या बहुत ट्रीटमेंट रहते हैं मेरे पास में। लेकिन उस दिन मेरा बेटा बोला कि क्या क्या आज हम लोग खा लिए जो नींद नहीं आ रहा है। और बाद में मैं उसको बोली, अरे अपने तो मिंट टी रात में पी लिए। अब देखिए ऐसा असर कि 4 घंटा तक नींद ही नहीं आई। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिन भजन करने का मन हो, रात में बहुत सारा जागरण करना हो, तो मिंट टी जरूर पी लीजिएगा, और पूरी रात आप जग सकते हैं उसके लिए। और जिन लोगों को चाय छोड़ना है वो लोग जरूर इससे पीजिए, बहुत अच्छा लगेगा उनको। धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, और मन में संकल्प करें तो क्या चीज नहीं हो सकता है। यहाँ पर अब बात आती है रिश्तों की। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या रोए, क्या पाया क्या खोया। बचपन की बातें आते हैं बचपन पे, कि जब एक औरत प्रेगनेंसी की तो बहुत सारी चर्चा है मेरे पास, उसमें कितना कुछ बताऊं आपको, क्योंकि मेरा तो विषय ही यही है प्रेगनेंसी का। तो जब बच्चा एक बार जन्म लेकर जब धरती पे आता है तो सारे घर के अंदर में पूरी खुशी का माहौल रहता है। तो अपने एक बार उसकी झलक जब पा जाते हैं तो अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने इंतजार करते हैं कि बच्चा गाड़ियां चलते हैं, बहुत खुश होते हैं, अब बच्चा चलेगा। अब बच्चा जब चलने लगता है तो फिर जब वो चलते हैं, माँ बाप कई बार बहुत इंतजार करते रहते हैं फैमिली वाले कि अरे ये चलेगा चलेगा। लेकिन जब वो चल के इधर उधर भागने लगता है तो फिर अपना टोकना चालू हो जाता है, अरे उधर मत जाओ, अरे इधर मत जाओ, अरे गिर जाएगा, अरे पड़ जाएगा, तो डराना चालू।
ये यहाँ से इसके बच्चे को डराने की शुरुआत चालू हो चुकी है। उसके बाद बच्चा पहले मैंने करता तो बहुत खुश होते, अरे मेरा नाम बोलो, मेरा नाम करके बोलो बोलो बोलो। लेकिन धीरे धीरे अपने देखते हैं कि जब बच्चा 1-2 साल का 3 साल का जब पूरी स्पीड में बोलने लगता है और अपनी तोतली आवाज में बोलने लगता है, एम्मा ये क्या है करके, तो वही जो आवाज के लिए आप तरस रहे थे कि ये पूरा सेंटेंस मेरे को कभी बोलेगा, आप बोलते थे चुप रहे बाबा, कितना बोलता है। यहाँ से आपका टोकना चालू, यहाँ से वो बच्चे की जिल्लत वाली जिंदगी चालू, कि जो बच्चा के लिए ले बेटा कब बोलेगा, और आज आप उसको टोकना चालू कर दिए। और फिर जब बच्चा को फिर खिलाने के लिए माँ बाप आजकल क्या कर रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है मोबाइल का। तो अब बच्चों को मोबाइल देकर माँ बाप अपना निजात पाना चाहते हैं, फैमिली वाले यहाँ तक कि बोले तो निजात पाना चाहते हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं कि मैंने एक कहानी कहीं पर पढ़ी थी कि एक माँ बेटा आए थे कहीं किसी डॉक्टर के पास, ने किसी डॉक्टर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास आए थे, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे शरीर के अंदर हम दोनों पति पत्नी बहुत थक जाते हैं जल्दी, लेकिन देखिए हमारी माँ 60 साल की हो गई है लेकिन एकदम भागती दौड़ती रहती है अभी भी। तो उन्होंने उनकी दिनचर्या पूछी, तो बोले आपके बच्चे कितने, तो बोले भाई 3-4-5 बच्चे हैं हमारे और भी मेरे भाइयों के। तो वो सोते कहाँ, तो बोला दादी के पास। तो बोला आपको मालूम है बच्चों के अंदर में इतनी एनर्जी है कि आपकी दादी जाने अनजाने में वो एनर्जी उनके पास ट्रांसफर हो जा रही है। और आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, लड़का लड़की जिनको चाहिए रहता है, तो मैं कई बार उनको बोलती हूँ कि कंसीव करने के टाइम पे अपने जो बेटा और बेटी है जो भी है उन्हें अपने दादा दादी या किसी और के पास सुला देना। तो उनका एक बहुत सुन के बहुत अच्छा नहीं लगता ये बात कि जब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं उनको नींद में दखल नहीं चाहिए, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए। सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी, लेकिन जब अपने पर बीतती है तब सोचिए कैसा लगेगा। मदद करना, आप दूसरे की मदद कर दिए, पास पड़ोसी की मदद कर दिए, मदद सबकी करनी चाहिए, लेकिन पहले तो चैरिटी बिगिंस एट द होम। हमेशा जो भी चीज चालू होता है वो अपने घर से चालू होता है। सास बहू के अंदर में ले लीजिए, बहू बोलेगी देखिए वो फलाने की जो सास वो कितनी अच्छी, और सास बोलेगी फलाने की बहू कितनी अच्छी। आप पहले अपने अंदर झांकिए कि क्या उतना देते हैं। सबके स्वभाव अलग अलग है, सबके चरित्र अलग अलग हैं। हमारे नारायण रेखी के अंदर में पहले एक ही चीज बताई जाती है और बहुत सारी स्टोरी दीदी बताती है इस विषय में के अंदर में कि भाई हमेशा सामने वाले के अंदर में परमात्मा का दर्शन करे। तो बहू या सास या बहू जो भी बोलिए, क्या एक दूसरे के अंदर परमात्मा नहीं दिखते हैं? तो वहां भी देखना चालू कीजिए। फिर लगेगा यार दिन भर ताना मारे है मने, यार कुछ भी बोलो तो दिन भर टोका है या मने। थोड़ा साथ में बैठिए, समय बिताइए, मिनट टीपीजिए, धीरे धीरे मुस्कुराइए, एक दूसरे की बातें जहां बुरी लग रही है उन्हें टेबल पे एक साथ बैठिए और सुलझाइए। दिल दिमाग पूरा शांत, यहाँ तक कि आत्मा तृप्त। जब आत्मा तृप्त तो परमात्मा खुश, क्योंकि जब आप किसी को हंसाने का माध्यम बनते हैं तो अपने जितने भी चक्रास रहते हैं, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा पूरा खुल जाता है और सामने के दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। मैं बच्चे की बात कर रही थी, तो बच्चे की बात के अंदर में माँ बाप फैमिली वाले बच्चे को हर चीज के लिए इतना टोक देते हैं कि बच्चा एक समय के बाद जाकर एकदम लुत्था बोलेंगे एकदम डाल पड़ जाता है। और बार बार कि अरे तुम क्या धोता है, तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा वो उनको परेशान करता तो मोबाइल दे दिया जाता है। अरे कितना बोलता, प्लीज ये सब मत करे। समझें कि बच्चा आपके चाहने से आपके पास दुनिया में आया है, तो उसे इज्जत दे। छोटे बच्चों को भी आज नहीं तो कल नहीं, जो बोलते ना कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो जो बीज आप बाद में देखना चाहते हैं वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप चाहते कि वो मेरे पास बैठे। तो आप जरा विचार कीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ में कितना समय दिए थे बचपन में।
और बार बार उसे रे तुम तो नहीं कर सकता, तुम तो नहीं कर सकता, तुम तो ऐसा ही है, तुम तो एकदम थोथा है। तो कई माँ बाप तो बहुत आज इतने अच्छे ढंग से बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी चीज पूछ रहे हैं, बड़ी एकदम शांति ढंग से उन्हें सुलझाते हैं। बाद में उनकी लाइफ देखिए, उनका बुढ़ापा देखिए आप, लगता है कि वैकुंठ तो पूरा आसमान से उतर के धरती पे आ गया। अरे आप खुद ही तो विष्णु हैं, तो घर में रहने वाली औरतें लक्ष्मी हैं, तो बच्चे कौन है? बच्चे गणेश जी है, बच्चे कार्तिकेय हैं। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, कार्तिकेय जी की पूजा कर रहे हैं, और सबकी लड्डू गोपाल को उनको झूला झुला रहे हैं। और घर में जो लड्डू गोपाल आ गया उसका क्या? और घर में जो छोटी सी भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, ये गाने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, वो कन्या का क्या? इस विषय में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। संदीप माहेश्वरी की एक स्टोरी मैंने यूट्यूब पे सुनी थी। उन्होंने कहा था कि दो बच्चे थे, एक 4 साल का, एक 7 साल का लड़का, दोनों में दोस्ती थी बहुत ज्यादा। एक दिन खेलते खेलते जाने अनजाने में वो बहुत दूर चले गए थे। तो वहां पर वो जो बच्चे बॉल से खेल रहे थे, बॉल अचानक से जाके पानी में गिर गया। अब बच्चा बोला कि अरे पानी में बॉल गिर गया, बहुत जंगल की तरफ चले गए थे वो लोग। तो 7 साल का जो बच्चा था वो बड़ा था, तो उसका फर्ज बना कि चलो मैं ही नीचे से अंदर से निकाल लेता हूँ। उसने बॉल निकालने के लिए वो पानी में जैसे ही गया, तो वो वहां पर उसे मालूम नहीं था कि वो पानी नहीं है, वो दलदल है। थोड़ी बॉल तैर के आगे चली गई थी, वो फिसलता चला गया अंदर में। छोटा बच्चा 4 साल का खूब जोर जोर रोने लगा। तो 7 साल का बच्चा अपने इतने पोर्शन तक तो अंदर में डूब गया था। और उसके बाद उसने बोला 4 साल के बच्चों को, तुम डरो मत, जाओ एक छड़ी लेके आओ या तो वो लेकर आओ। वो बेचारा इधर उधर अपना हाथ बढ़ाया, लेटा किया, लेकिन नहीं मिला। बाद में उसे कहीं से एक बड़ी सारी डंडी बड़की पेड़ मिल गई। वो ले जाकर उस बच्चे को निकाला, और वो बच्चा बहुत काफी हद तक अंदर में घुस गया, और बच्चे को निकाल के एकदम उसको बोले तुम खींचो। अब आप देख सकते हैं कि 4 साल के बच्चे की कितनी नाजुक कलाइयां, कितना नाजुक हाथ, और 7 साल के बच्चे में भी कितनी बुद्धि। लेकिन वो दोनों बच्चों ने वहां पर प्रयत्न करके और बहुत ट्राई मारने के बाद, बहुत कोशिश करने के प्रयास करने के बाद वो बच्चे को बाहर निकाल दिया। और बहुत ताली बजाकर दोनों हाथ एकदम खुश होकर गांव पहुंच गया, और वहां पर जाकर अपनी स्टोरी को सबसे साझा किया उन्होंने, और बताया कि देखो आज देखिए हम ना ये मेरे को आज निकाला है। तो किसी ने भी विश्वास किया नहीं, बोला अरे चल झुट्टा कहीं का, तुम ऐसा कर सकता है कि इतना बुतरू सा तो है, तुम इतना छोटा सा तो है, इतना बड़ा बच्चा को तुम कैसे निकालेगा, छोटा छोटा तो तुम्हारा हाथ है। तो कोई ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो वहां पर कोई एक बुजुर्ग थे, रहीम चाचा, तो वहां भी वो भी बैठे। तो सारे लोगों ने बोला कि अरे सारे लोगों ने वहां पर बोला कि रहीम चाचा देखिए बच्चे कैसी बात कर रहे हैं। तो वहां पर वो रहीम चाचा बोले कि ये कर सकता है, ये लोगों ने ये किया है। तो बोला आप भी आज रहीम चाचा क्या एकदम सुबह सुबह कुछ कर लिए क्या? तो बोले नहीं, ये कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि बेटा तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो अपने बच्चों को डराए ना। मेरा बच्चा जब छोटा था तो हम जब साथ में बहुत सारी लेडीज जाती थी, तो वहां पर कुत्ते बहुत सारे रहते हैं गली में। तो वहां पर एक दो कुत्ता था, तो बहुत सारी माओं को मैं देखती थी, अरे कुत्ता है, भगाओ भगाओ, अपने बच्चों को गोदी में ले लेते कैसे भी करके। लेकिन मेरा बेटा भी रहता था, मैं उसे रखती थी कि जाओ उसको प्यार करके आओ, कि कुत्ता सबसे वफादार, डरना नहीं है उससे, दोस्ती करनी है उसे। भगवान की बनाई हुई सारी कुदरत का करिश्मा है यहाँ पर। अपने छिपकली उसको देख के डरते हैं, लेकिन आपको मालूम है छिपकली क्या काम करती है? आपके कमरे के अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, उसे पीती है वो। ये जितने भी रेंगने वाले, अरे जो आप बोलते हैं, अरे बाबा इनकी जरूरत क्या, बहुत जरूरत है। कई बार बोलते हैं मच्छर काट दिए, तो हम मच्छर हर किसी को काटता है क्या? मेरे पति कई बार बोलते थे मेरे को तो मच्छर ही नहीं काटता, तेरा खून तो बहुत मिठा इसलिए काटता नहीं। मैंने जय दयाल जी गोयनका की बुक में एक बार पढ़ा था ये बात, कि उन्होंने बोला था कि मच्छर उसी को काटते हैं, और वो छोटे 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 अपने को दंड देने आते हैं, उन्हीं को मच्छर काटते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं काटते, काटते हैं अभी भी। जाने अनजाने में सबसे गलतियां होती है। दूध का दूल्हा कौन है? और अगर मैं दूध का दूल्हा हुआ रहती और एकदम महात्मा रहती तो आज शायद हिमालय पे बैठी रहती, क्योंकि मेरा सपना था बचपन से कि हिमालय में जाऊं। इसी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे कि बच्चों की बहुत इज्जत कीजिए, बहुत अपने भविष्य के
साल है, बहुत उनका माइंड क्रिएटिव रहता है, बहुत क्रिएटिव रहता है। और बच्चे को आपको बता दूं एक बार कि आप दिन भर बोलते हैं अरे ये तो कच्चा है, अकल का कच्चा है, लेकिन आपको मालूम है बच्चे नकल के बहुत पक्के रहते हैं। आप जो चीज करेंगे उस चीज को देखकर वही फॉलो करेंगे। आप ऐसे मुंह झुकाकर मोबाइल देख रहे हैं ना, वो बच्चा बोलता है कि जरूर मम्मा कुछ अच्छा काम कर रही है। बाद में जब आप नहीं देखते तो उसको लगता है कि माँ दो तरफा व्यवहार कर रही है, कि खुद तो ऐसे आराम से बैठ के देख रही है और मेरे को देने के समय ऐसा कर रही है। कहाँ से बच्चा आपकी बात मानेगा? पहले बच्चे को मनाने के लिए खुद को थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। अरे केवल दिन भर जिंदगी भर क्या अपने लिए ही जीते रहेंगे क्या? जब बच्चे को जन्म दिए तो उसके लिए जिए। आगे अपने बढ़ेंगे और आगे रिश्ते की बात तरफ, जब किशोरावस्था में टीनेज में आ गए। टीनेज में बच्चों को आजकल संभालना बहुत जरूरी हो गया स्कूल के समय में, क्योंकि आजकल सारी पढ़ाइयां ही अपनी लैपटॉप से होने लगी है छोटे बच्चों की। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे चैट के माध्यम से कोई और चैटिंग में ना घुस जाए, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जहां पर लड़कियों की बात आती है तो आजकल लड़के लड़कियों में कोई भी अंतर नहीं पाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा कौन से माहौल में जा रहा है, किसके साथ दोस्ती है, क्या कर रहा है। इसके विषय में एक तो स्टोरी मेरे को ध्यान आ रही है कि बच्चे को अपने जैसा परिवेश में ढालते हैं, जैसा उसको माहौल देते हैं। इसमें एक स्टोरी है ओसामा की, अपने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की। जब वो दोनों छोटे थे, टीनेज में थे, आपको भी मालूम है अब्दुल कलाम जी थे जो स्टेट में बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे, और ओसामा बिन लादेन भी उसी समय का था। लेकिन उसकी मैंने स्टोरी में पढ़ा है कि ओसामा बिन लादेन को एक तो दोस्त ही ऐसे मिले थे, और एक अमेरिका जब वो गया था तो वहां पर उसे जेल में डाल दिया गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था। कोई भी आदमी टेररिस्ट जो बनता है ऐसे ही नहीं बनता है कि किसी को कोई माँ बाप पेट में से उसको बताते नहीं कि बेटा तेरे को टेररिस्ट बन के निकलना है, कि कौन अपना बच्चा को चाहेगा कि वो बर्बाद हुए। और अब्दुल कलाम वो स्ट्रीट टाइप में पढ़ते थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले उनके दोस्त और उनके जो भी आसपास के माहौल में जो भी उनके बड़े बुजुर्ग थे, सब उनको सपोर्ट करने वाले मिल गए। जब उन्होंने छोटा सा आविष्कार किया, सबने क्या बोला, वाह तुमने बहुत अच्छा किया। उनको आगे 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 बढ़ाया, और आपको मालूम है कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट है। और ओसामा बिन लादेन बाद में टेररिस्ट बन गया, उसका एक ही ध्येय था कि कैसे किसी को नष्ट करूं। और अब्दुल कलाम उनका एक ही ध्येय था कि कैसे किसी का निर्माण करूं। लड़कियों के ऊपर, लड़कियों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी, टीनेज की लड़कियों के लिए, कि आजकल देखिए मेंसेस आजकल बहुत जन नहीं मान रहे हैं लड़कियों को, क्योंकि मैं बचपन में जब से छोटी, मेरी माँ हमेशा मुझे इस चीज का बहुत पालन करना बताई है कि मेंसेस को हमेशा पालना चाहिए। तो आजकल कई जन बोल देते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी ना कुछ है, ये तो एक विकार है, निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है, कहाँ क्यों निकल रहा है? ये विकार है तभी ना निकल रहा है। तो इस चीज में ध्यान रखें कि जब लड़कियां रहती है उस समय पेट की जो स्थिति रहती है बहुत नाजुक रहती है। तो बहुत सारे परिवार में आज भी मैं देख रही हूँ कि शाम को लड़कियों को या जो भी चीज है उसको बच्चा बराबर एहतियात बरता जाता है। तो ये चीज बाद में जाकर एक बुढ़ापा का रोग बन जाता है, क्योंकि 3 दिन किचन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय जो अपने शरीर के अंदर में जो केमिकल बनता है वो अपने जो भी रिएक्शन वो आग के साथ होने से शरीर में बर्बादी का काम करता है, जहर बन जाता है। आप देखिए कि कभी तुलसी का पौधा के लिए आप सुने, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो हमारे जिनको भाई जी बोलते थे लोग बाग, उनके तो सामने कृष्ण कन्हैया से बातचीत होती थी। तो उन्होंने अपने बहुत नारी शिक्षा जो किताब है उनको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। उन्होंने इस मेंसेस की परिभाषा पर बहुत बोले हैं कि उस समय विष निकलता है शरीर से, और बहुत सारे देशों में, मेरे को देश का नाम नहीं मालूम है, वहां 3 दिन औरतों को लीगली छुट्टी दी जाती है। और इसके भी अंतराल में मैं स्टोरी बताऊंगी, मैं सुन रही थी तो उनके पास एक डॉक्टर आया। डॉक्टर ने बोला कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे अंदर में एकदम इम्यूनिटी की कमी हो गई, मैं खुद आजकल बीमार रहने लगा हूँ, ऐसी धीरे बीमार रहने लगा। तो जैन मुनि जी ने उन्हें और उनकी पत्नी से दोनों से दिनचर्या जानना चाहा। तो उन्होंने अपनी दिनचर्या बताया, सारा ठीक था, सारा कुछ अच्छा था, खाना पीना सब कुछ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी पत्नी तो भी पीरियड में आती होगी? बोले जरूर आती है, वो तो आती है, अभी तो उम्र उनकी 35 की है। तो आप क्या करते हैं, आपकी पत्नी जब मेंसेस में आती है तो आप वो किचन में जाते हैं? बोला हाँ जाती है। तो खाना कौन बनाएगा? तो जैन मुनि जी ने बोला कि देखिए बात ऐसा है कि हमारे शास्त्रों के अंदर में भी जब आप थोड़े से अंदर गुण में जाएंगे तो इस चीज का वर्णन है कि
3 दिन के अंदर में अपने को औरतों को पूरा रेस्ट देना चाहिए। पहले औरतों को बाहर कमरा दिया जाता था, 3 दिन तक पुरुषों का मुख भी नहीं देखने दिया जाता था। इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी आप अपने शरीर में खुद ही बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो बेटा, तुम अभी अपनी पत्नी जब 3 दिन मेंस होती है तो इससे खाना मत बनवाओ। तो जब खाना ही बनाने की बात आती है तो हाथ उत लगने में क्या बड़ा बात है। तो उन्होंने फिर वो बोले, अरे डॉक्टर आप, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, साइंस इतना मान रहा हूँ मैं तो, और ऐसे साइंस में भी ऐसा होता है क्या। तो बोले बेटा माने नहीं माने, लेकिन तुम मेरी बात एक बार मान के देखो। तो उसने क्या किया आगे में कि वो बोले ठीक है चलिए मैं ये भी एक बार आजमा लेता हूँ। तो 3 महीना बाद वो वापस जैन मुनि के पास आया और वो एकदम बोला कि आज तो मेरी इम्यूनिटी बहुत बढ़ी हुई, मैं अच्छा मेरे को फील कर रहा हूँ। तो बोला आपकी बातों को मैंने माना और मैंने ये महसूस भी किया और बाद में मैंने उसे शोध भी किया और पाया कि इस समय 3 दिन के अंदर में औरतों को रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। आजकल बहुत सारे एड में कुछ भी दिखाया जा रहा है, ये तो ऐड है, अपना बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है लोग, लेकिन आप अपने घर में अपनी बहू बेटियों का, अपना खुद का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखें कि 3 दिन के लिए विशेष ध्यान रखें अपना। क्योंकि बाद में 40 की उम्र के बाद जब औरतों के मेंसेस बंद हो जाते हैं, पीरियड आने बंद हो जाते हैं, उनके बाद जब उनकी हालत होती है तो कौन संभालने आएगा। 3 दिन आप खाली खाना नहीं बना सक रहे थे इसके लिए, अरे ये तो आप खाना तो कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। जहां पर आदमी और औरतों की बात आती है तो कई बार मैं देखती हूँ कि आदमी कहीं काम करते हैं तो दूसरी औरतें खुद बोलती थी, अरे थारा तो आदमी है काम कर लिया। अरे क्या हुआ, आज क्या महाराज लोग आदमी नहीं रहते हैं क्या, औरतों की मदद नहीं करनी चाहिए क्या। आज आप भी तो आदमी के ऑफिस में बैठकर उनका काम कर रहे हैं, रात में जब आप थक के आते हैं और उस समय पूरा आप जब काम करते हैं तो औरतों और आदमी को बराबर का दर्जा देने का मतलब ये भी होता है कि आदमी को भी मदद करना चाहिए। आज बचपन से मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे को मेरी बेटी से भी अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि बचपन से ही उसे मैंने ऐसा ढाल दिया। तो इस चीज पे थोड़ा विशेष करके ध्यान दीजिए आप लोग। और जहां तक बात आती है सबके अंदर में परमात्मा अपने देखते हैं, 2 दिन की जिंदगी है, बहुत अच्छे से हंस खेल के बिताना चाहिए। और एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि कभी कभी अपने जो काढ़ा लेते हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं उसमें अति कर देते हैं। एक बार मेरे पास कोई मरीज आया था तो मैंने वो उसके खूब शरीर में खुजली हो रही थी, तो मैं बोली आप क्या लेते हैं खाने पीने में। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध में 1 चम्मच हल्दी लेते हैं। बोली एक तो आपके शरीर में खुजली, आपका पित्त बिगड़ गया है और ऊपर से आप हल्दी ले रहे हैं 1 चम्मच। अति मत कीजिए। इसमें एक स्टोरी बताऊं आपको मैं कि एक डॉक्टर के साथ में एक कंडक्टर रहता था। तो वो हमेशा जब भी देखता था कि डॉक्टर हमेशा जब भी दवाई देता है तो हमेशा उसको बोलता था अरे नीचे से निकाल के दे दे। तो उसके बेचारे की जगह की व्यवस्था कम थी तो उसके पलंग के नीचे ही अपना दवाई वगैरह रखता था वो। तो वो हमेशा से बोलता था अरे रामू उसको नीचे से निकाल के दे, रामू उसको नीचे से निकाल के दे दे। तो वो उसको लगा कि डॉक्टर के पास जो भी दवाइयां जो रहती है वो नीचे ही रहती है, तो दवाइयां जो भी रहती है वो नीचे ही रहती है। तो वो क्या किया, वो भी बोला कि मैं भी बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, जाके अपना प्रचार प्रसार कर दिया। तो एक दिन गांव के अंदर में कोई किसी का बच्चा बीमार पड़ा तो उसको बुलाया गया कि अरे रामू आ रहे, देख रहे क्या हो गया इस बच्चे को। तो वो गया और देखा कि बच्चे को खूब ही एकदम पेट दर्द हो रहा था उसका। तो वो बोला अरे कुछ को नहीं है, कुछ को नहीं है। बोला कि एक काम करो, थारा पलंग के नीचे क्या पड़े हुआ है। तो बोला चप्पल है। तो बोला दे दो खाना। देखिए हंसी की बात नहीं, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक काम करता है कि सब एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं आजकल कि अरे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हर दूसरा आदमी तो डॉक्टर बन के बैठ गए। पहले पूर्ण ज्ञान लीजिए, फिर उसके बाद बताइए, आनंद आएगा बताने का। बताने के लिए इतनी सारी बातें हैं। एक स्पिरिचुअलिटी की मैं लास्ट में भी आपसे बात करना चाहूंगी कि आदमी को आत्मिक रूप से कैसे संतुष्ट हो सकता। कि मैं बहुत सारी जब इलाज करती हूँ बहुत सारे पेशेंट को, तो हमेशा मैं पाती हूँ कि चाहे वो आंख का हो, चाहे वो कोई भी शरीर में कोई भी तरह का हो, तो मेरे को उसमें अपनी साइकोथेरेपी अपनानी ही पड़ती है। साइकोथेरेपी आप समझ रहे हैं, ये सारे अपने इमोशंस पे वर्क करता है। कई बार लोग मेरे पास ऐसी अवस्था में आते हैं जहां पर वहां पर सारे डॉक्टरों से हार के मेरे पास आ रहे हैं
तो वहां पर मैंने उनको पाया, तो उनकी जब बातों में मैंने उनको टटोला, तो अपने घर गृहस्थी की बातें हैं या कोई फ्रेंड सर्कल की बातें हैं या किसी और की बातें हैं, तो अपने बचपन से इमोशंस को इतना ज्यादा उन्होंने दबा लिया है कि कभी कभी वो इमोशन दब 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 के दमा का रूप ले लेता है। और कोई आप बोलते हैं कि जैसे मुन्ना भाई MBBS में दिखा रहा था पिक्चर में कि वो बोला कि यार मैंने तो सिगरेट भी नहीं पिया, मैंने तो कोई शराब भी नहीं पी, कोई लड़की भी मेरे पास कभी नहीं आई, मेरे को कैंसर कैसे हो गया? मैं मेरे घर में अकेला ही हूँ लड़का कमाने वाला। तो मैंने वो चीज जब सोचा तो लगा जब इतना स्ट्रेस उसको दे दिया जाता, दिन भर सोचना मैं कैसे कमाऊं, दिन भर अपनी भावनाओं को दबाना, अपने अंदर में कुंठा को दबाना, बहुत सारी चीजों को ऐसे कि मैं तो मेरे को तो अब जीने से कोई मतलब ही नहीं है, इतना अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, डिप्रेशन में, ये सब तो एक मामूली शब्द हो गए। लोग बाग आजकल की अरे वो तो डिप्रेशन में चला गया, अगर मैं तो स्ट्रेस में हूँ, ये शब्द बोलने में कई बार अपने आप को गौरव भी महसूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज ध्यान दें, ये सब चीज धीरे धीरे जम 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 के एक ऐसा एक उबाल होती है कि एक अपने शरीर के अंदर में एक लावा का रूप धर लेती है और उसी से कैंसर, एड्स, ये कितनी जो बीमारियां होती है ये हो रही है। तो कृपया अपने शरीर को कचरा का डब्बा ना बनने दे। अपना शरीर ये परमात्मा की दी हुई बहुत ही अनमोल भेंट है, हमें बहुत इसकी देखभाल कीजिए। बाद में जाके उसको अपने को मुंह भी दिखाना है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी आत्मा का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, अपने परिवार के ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी इसके विषय में। एक ठो कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोग राजा, पूरे देश विदेश सारे राजा महाराजे हुए थे। तो एक जो आदमी ने एक नृत्यांगना को बुलाया था, तो जिस आदमी ने नृत्यांगना को बुलाया था वहां डांस करने के लिए, तो उस आदमी ने अपने एक साधु महात्मा जो उसके पूजनीय थे उन्हें भी वहां बुला लिया था। तो वो गुरु नृत्यांगना का जब डांस स्टार्ट चालू हुआ तब देखे कि बहुत थोड़ी देरी होने के बाद वो जो तबला वादक था, जो तबला पर थाप दे रहा था नृत्यांगना के लिए, तो उसका ताल लड़खड़ाने लगा। वो बेचारा रात भर का जगा हुआ था, तो उसकी आंखें बोझिल होने लगी। तब वो नर्तकी के भी ताल इधर उधर डगमगाने लगे। तब वो उसने नर्तकी ने तुरंत अपने ही गायन के बीच में एक उसे शब्द बोले, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, एक घड़ी के कारण क्यों कलंक लग जाए। तुरंत उससे चेतनावस्था में वो आ गया तबला वादक, और तुरंत वो तबला से पूरा थाप देने लगा। लेकिन बेचारा बहुत थका हुआ था। तो लेकिन जैसे ही ये शब्द उसने बोला था, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, एक घड़ी के कारण क्यों कलंक लग जाए, वहां राजकुमार था उठ के तुरंत आया एकदम चौंक के और उस नर्तकी को अपना हार पहना दिया। तो नर्तकी सोची मेरे नृत्य पे खुश होकर इसने किया। उसके बाद वापस देखे तो तबला वादक का वापस ताल गड़बड़ाया। फिर वापस से बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताई, एक घड़ी के कारण क्यों कलंक लग जाए, कि बहुत तो समय बीत गया, अब तो थोड़ा समय रहा है, एक घड़ी के कारण क्यों कलंक लगा रहा, थोड़ा सा ही तो समय बाकी है। तो वापस तबला वादक वापस चेतना में आए, लेकिन उसके पहले राजकुमारी आई और उसे आलिंगनबद्ध किया और उसे अपना हार दे दिया। तो इतना सारा चीज चल रहा था। तो उसके बाद वापस तीसरी बार भी यही बात हुआ। तो साधु महाराज आया और उसने भी आके उसे हाथ जोड़ लिया। तब राजा फिर वो चौथी बार जैसे ही बोलने को हुई तो राजा उसे डांटने लगा कि अरे ये दरवाजा बंद कीजिए, अरे ये क्या हो रहा है, बार बार तुम लोग बहु बीती थोड़ी रही कल पल पल गई बीता, ये क्या है ये। तो राजकुमार ने उठ कर बोला और राजकुमारी ने उठ के बोला, तीनों ने सहसा ही बोला कि महाराज इसे न डांटे, ये हमारी गुरु हो गई है। तो राजा ने बोला कैसे। तो वो उसने राजकुमार ने आके बोला कि महाराज बहुत दिन हो गया था, आप राजगद्दी छोड़ ही नहीं रहे थे, तो मुझे राज चाहिए था, तो आज रात में ही मैं आपका खात्मा करने वाला था, या तो मैं आपको जेल में डाल देता या मैं आपको गद्दी से हटा देता। तो इस तरह से ये मेरी गुरु होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये गद्दी तो मुझे ही मिलने वाली थी। तब मेरे को लगा मैं थोड़े से समय के लिए कलंक क्यों लगा। फिर उसके बाद राजकुमारी से पूछा गया, राजकुमारी ने बोला महाराज मेरी उम्र हो गई है इतनी पिताश्री, लेकिन उसके बावजूद भी आप लड़के मेरे लिए नहीं देख रहे हैं कोई भी। तो आज ही मैं किसी के साथ रात में भागने वाली थी, महावत के साथ ही। तो लेकिन जब मैंने इसका सुना तो मैंने लगा कि अरे आज नहीं तो कल नहीं आप मेरी शादी तो बहुत अच्छे राजकुमार से कराएंगे। तो मैं महावत के साथ भागकर अपने आप पर कलंक लगाऊंगी और अपने कुल पर कलंक लगाऊंगी और खुद पे भी कलंक लगाऊंगी। तो ये मेरी गुरु हो गई है। तो साधु को पूछा गया, साधु बोला कि अरे इतने साल से मैं तपस्या कर रहा था और आज अंत समय में जब मेरा थोड़ा सा समय बाकी रहा है, यहाँ के मैं नृत्यांगना का डांस देख रहा हूँ, नृत्य देख रहा हूँ।
तो अब मैं जा रहा हूँ और मैं चला अब हिमालय की ओर। नर्तकी को भी आया होश, वो भी बोली कि भाई सभी सुधर गए, तो मैं भी, वो भी अपना नृत्य वगैरह छोड़ के भगवान में लगे। खैर वो तो उसका पेशा था, खैर जो भी हो। तो ऐसे ही जीवन के अंदर में बहुत सारे प्रसंग आते हैं अपने, कि थोड़े से समय के लिए, जैसे साईं बाबा हमेशा बोलते थे, श्रद्धा सबूरी, थोड़े से समय के लिए पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली घीड़े माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु आएगी तभी फल होएगा। कोई भी समय जो जिसका फल का समय रहता है, कोई भी पेड़ का, वो उसी समय आता है, भले आप हजारों हजार घड़ा उसमें पानी डाल दीजिए। तो उसी तरह से मैं आपको लास्ट में अभी नारायण रेखी कहने के साथ में ही अपने शब्दों को विराम दूंगी आज की। आप जो भी हमारे सुन रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता, बहुत पेशेंसली हमें सुने हैं, और आगे भी हमारे वीडियोस को देखिएगा। मैं बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको देती रहूंगी हमेशा, तरह तरह की, जैसे कि लेडीज को किस समय में जाना चाहिए पुरुष के पास, तो उसको लड़का होगा लड़की होगा, ये मेरा मेन कैलिबर है। और बहुत सारे कैलिबर ऐसे तो, लेकिन ये मेरा हमेशा से 20 सालों से अपनाया हुआ कैलिबर है। आज मैं बंबई से ही करते आ रही हूँ इससे। तो नारायण रेखी के लिए मैं बोलूंगी कि हमेशा फॉलो कीजिए। सुबह अपने हाथ को नारायण का हाथ में थमा दीजिए, अपने हाथ को, और पकड़ा दीजिए, और जो भी कहीं पर भी कुछ भी समस्या हो रही है, नारायण के सुपुर्द अपने जीवन को कर दीजिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में चाय रखे, झोपड़ी में वास दे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी और मेरे परिवार की डोर तेरे हाथ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आपका कोई वेबसाइट है क्या? क्वेश्चन है तो कर सकते हैं मेरे से अभी। आपका कोई वेबसाइट? श्वेता आपका जी, कोई वेबसाइट? कोई वेबसाइट है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं? आपका कोई वेबसाइट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? श्वेता जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आपका कोई आपसे कैसे प्राइवेटली कुछ बात करनी हो कैसे करें? क्वेश्चन आपका फोन नंबर? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। हेलो, आई होप आप सबको आपका फोन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा लगा हो। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ और जानना चाहता है पर्सनली, तो श्वेता आंटी आप चाहें तो एक बार अनम्यूट कर सकते हैं सबको, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो। आवाज आ रही है क्या आपको? अर्चना जी आवाज आ रही है? आकांक्षा जी, मैं बोल रही थी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो कुछ तो पूछ सकते हैं। आकांक्षा जी आवाज आ रही है क्या हमारी? आपसे कुछ बात करनी है, फोन नंबर? हाँ, आपसे पूछा जा रहा है आपका कोई फोन नंबर है क्या? और कोई वेबसाइट है क्या? फोन नंबर देखिए, यूट्यूब पे आप बीना महेश्वरी टाइप करेंगे तो जैसे आज माँ ने बताया है, वैसे कई सारे ऐसे टिप्स रिलेटेड वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने चैट में नंबर भी डाल दिया है, और बाकी आप लोग मेरा नंबर श्वेता आंटी से ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आप लोग सब एक ही ग्रुप में हैं, तो उनके पास मेरा नंबर होगा, फिर जो भी होगा फिर मैं कनेक्ट करवा दूंगी आप लोगों को। फिर भी नंबर बता दीजिए। नंबर चैट में डाल दिया है मैंने, और बीना महेश्वरी ये नाम से आप अगर टाइप करेंगे इन यूट्यूब, आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें कई सारे ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, जैसे आज आपने सुने हैं उसी टाइप के इन्फॉर्मेशन। और भी कोई क्वेरीज वगैरह किसी की है तो अगर मेरे को बनाए, तो उसी टाइप से मैं आपके साथ साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित हो जाएंगे आपको देख के। कोई ऐसी क्वेरी है आपकी? कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे बीच में टाइफाइड के लिए बताने, तो मैंने उसको डाला था। अभी एक जन का आ रखा कि भाई हम अपना शरीर का पेट को कैसे घटाएं। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप भी अपना डालिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो क्या, डेफिनेटली करेंगे। क्वेश्चन पूछ ले, कोई ना क्वेश्चन है।
चलिए, आई एम गेटिंग योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। लिवर प्रॉब्लम है तो क्या करे, किसी का क्वेश्चन है? देखिए बहुत बहुत आसान चीज है। बाजार के अंदर में मेडिकल की शॉप से आप आइस पैक लेकर आइए। आइस पैक आता है प्लास्टिक के अंदर में, या कहीं किसी उसके चल जाइए आप, जो डीलर है उनके पास में, वहां पर दवाई के डब्बों में आता है ये, तो वो ले लीजिए आइस बॉक्स, या फिर आइस का ले लीजिए, एक ठो मिलता है वो। ये लीवर अपना दाहिनी, अपना हार्ट रहता है लेफ्ट साइड में, अपना लीवर रहता है दाहिनी साइड में, एकदम रिब्स के नीचे में, यहाँ पर इस साइड में रिब्स के नीचे में। तो यहाँ पर अपना इसको लीवर को खाना खाने के 1 घंटा आधी घंटा बाद में उसको आइस पैक से सेके उसे। धीरे धीरे आपका फैटी लीवर भी ठीक होगा और आपका लीवर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हेपारिन बनता है लीवर के अंदर में। तो हमारे न्यूरोथेरेपी के अंदर में पॉइंट है, वो कभी आप बोलेंगे तो मैं आपको उसको यूट्यूब में मैंने डाल के बताऊंगी कि किसी और की मदद से उसे दबाकर आप अपने लीवर को कैसे चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि लीवर की समस्या आजकल बहुत हमेशा सबको हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे महाराज जी बताते थे कि अगर लीवर इनलार्ज हो गया तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, और स्प्लीन इनलार्ज हो गया तो हार्ट इनलार्ज हो जाता है। तो जरा ध्यान रखें ये सब सारी चीजों को, कि बहुत सारे लोग हार्ट में दर्द हो रहा है, पेन में दर्द हो रहा है, लेकिन सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो बाद में मालूम चलेगा वो तो उनका वहीं पर हार्ट फेल हो गया। तो ध्यान रखें, सीढ़ी चढ़ने, बहुत अपनी अवस्थाओं का ध्यान रखें हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मोटापे के लिए क्या करें। तो मोटापे के लिए देखिए ऐसा है, एक शॉर्ट है, मोटापा बहुत सारे कारण से हो सकता है और बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं। किसी को थायराइड है, किसी को हेरिडिटरी है, किसी को कुछ है। तो आप सजेस्ट करेंगे कि पहले आप अपने अगर वैसे कोई रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बता सकेंगे। बिकॉज ये रेगुलर चीज है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट वो बताते बताते अभी आधा घंटा और सेशन चला जाएगा। तो अगर आपने कांटेक्ट नंबर लिया है तो आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपका क्या वैसे बेसिक, हम अगर आपको कोई होम रेमेडी भी बता सके तो वी विल हेल्प यू विद दैट। फिर एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर से ऑपरेशन अभी क्या करूं? ओके, ट्यूमर है यूट्रस में। देखिए डॉक्टर्स, ठीक है, इसका मैं एकदम इन शॉर्ट जवाब देती हूँ। मैं सिलीगुड़ी से ही हूँ, आई थिंक आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मुझे किसी का फोन आया था जिन्होंने मुझसे नारायण रेकी सीखी है। उन्होंने कहा कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव से भी ज्यादा वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है ऑब्वियसली। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप हीलिंग करवाइए। तो उन्होंने माँ से कनेक्ट की और उन्होंने आई थिंक कितनी 7 खाली उन्होंने प्राणिक हीलिंग के सेशंस लिए एंड वो 100% ठीक हो गई। ना ऑपरेशन की दरकार पड़ी ना कुछ और। तो आप देखिए मॉनिटरी वैल्यू में भी नहीं उतना उनको तकलीफ हुआ, प्लस फिजिकली भी उनको खुद को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। विदाउट मेडिसिन, विदाउट टच, विदाउट एनी ड्रग उनको ठीक कर दिया गया। तो जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ नारायण रेकी या प्राणिक हीलिंग या कोई भी अगर हम ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम हम उससे चेंज कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आते हैं आपके थॉट्स की बात। तो आप जैसे थॉट्स रखेंगे वो आपको 100% वैसा इफेक्ट देंगे। ये आप कहीं पे भी जाइए, इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अब तो भगवान का ही सहारा है। तो भगवान का सहारा लेने के वक्त आप क्या करते हैं? आपसे बच्चा बोलते हैं भगवान मुझे ठीक कर दो, भगवान मुझे ठीक कर दो। सो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली हीलिंग थेरेपी से ठीक करी जा सकती है। प्लस रेमेडी लेने से क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है। तो अगर वैसा कुछ है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? लिवर प्रॉब्लम, आई थिंक क्या दैट्स इट। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली बताइए। और अगर आप में से कोई चैट नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं आपको नंबर लिखवा भी देती हूँ, आप नंबर लिख भी सकते हैं। मैं नंबर बताऊं? जी ओके,
पीछे किसी की यहाँ से टीवी की आवाज आ रही है, हमें सिर्फ 2 मिनट और है, फिर वी कैन एंड द सेशन। तो आप थोड़ा सा अगर टीवी म्यूट कर दें अपना। ओके, बीना महेश्वरी माँ का नाम है, इनका नंबर है 805-105-339। और मैं बार बार आपसे रिपीट करूंगी कि अगर आप लोग कोई भी ये सब चीज के बारे में और एक बार कंफर्म होना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, हीलिंग्स कैसे हेल्प करती हैं, तो आप YouTube का जो चैनल है बीना महेश्वरी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं उसमें, प्लस बहुत सारे, अभी क्योंकि हमें भी बहुत लॉकडाउन पीरियड में टाइम मिला है तो हमने भी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के उसमें डाले हैं, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। उनसे हीलिंग कैसे लें? ओके, हीलिंग लेना है तो मैंने आपको नंबर दिया है, आप नंबर पे बात कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो डिस्टेंस भी होती है, हीलिंग के लिए सामने होना जरूरी नहीं है। देखिए, मैं सिलीगुड़ी रहती हूँ, माँ अभी फिलहाल रांची रहती है, मुझे अगर कभी दरकार होती है, जबकि मैं खुद भी नारायण रेकी करती हूँ, सब करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद हम नहीं कर सकते अपने लिए, तो मैं आपका नंबर फिर से बोलिए प्लीज, आपका फोन नंबर। 805 105 हाँ 339। वो 333। ओके ओके, सॉरी। नो इश्यूज। प्रीति मोहता, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आई गेस? ओके, वर्कलोड थोड़ा भी बढ़ जाता है तो बॉडी में पेन होता है, नसों में, हड्डियों में पेन होता है। वर्कलोड बढ़ने से बॉडी में, नसों में, नर्व्स में पेन होता है। तो मैं आपको जो नमक वाला पानी वाला जो बताई हूँ वो वाली रेमेडी अपनाइए और लीवर को सेकिए, क्योंकि कई बार आजकल सबको फैटी लीवर हो रहा है। और जो सरसों का तेल बताई हूँ लहसुन वाला, वो जरूर लगाइए, उससे बहुत आराम होएगा उससे। और बाकी तो इतनी सारी अरोमा के जो तेल बनाते हैं, तो एक मैं आपको लेवेंडर वाला बता देती हूँ। एक लेवेंडर तेल आइस का सेक कितनी देर करना है? क्या चीज का? आइस का सेक करनी 20 मिनट 20 मिनट करना है करीबन। एक बार दिन में एक बार? हाँ, एक बार कर लीजिए, बहुत है। और ज्यादा ही लग रहा है तो सुबह शाम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा है वो आपके लीवर को ठंडा रखेगा। बस लीवर में फैट है इसलिए। हाँ, वो मालूम चल जाता है, वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग कराई। हाँ, अरे कहीं ना कहीं अल्कलाइन और एसिडिक जो फॉर्म रहता है ना अपने शरीर का, वो गड़बड़ा जाता है। तो उसमें क्या रहता है, ज्यादा अल्कलाइन आने से बॉडी में ऐठन आने लगती है, और एसिड होने से शरीर के अंदर में सुस्ती आने लगती है। तो सबके अपने अपने वो रहते हैं, सिम्टम रहते हैं। वो सारी चीज के सिम्टम जानने के बाद ही हम इलाज कर पाते हैं। हाँ, बाइटा आता है पाँव में। हाँ, तो वो आपका मैं समझ गई आपका बात। आप पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अच्छा, अभी किसी ने कहा है कॉल करने के लिए आप वैसे मॉर्निंग में कर लीजिए कॉल, या फिर आफ्टर 7 कर लीजिए। और रिकॉर्डिंग का ऐसा है कि रिकॉर्डिंग हम मोस्टली यूट्यूब पे डालेंगे, तो आप उसमें ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आराम से, इजीली व्यूएबल। बीना महेश्वरी जो चैनल है उसमें आप जाके देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड के घुटने में दर्द है, हड्डी क्या करें? घुटने में दर्द है, हड्डी बढ़ रहा है। किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरे हस्बैंड के घुटने में दर्द है, उनकी हड्डी बढ़ रही है। तो ये तो मैं आपको पहले भी बताया कि बहुत सारा लोग आजकल कैल्शियम लेने लगे हैं, तो कैल्शियम कहीं ना कहीं जाकर जम जाता है। तो कैल्शियम अगर लेना ही है आपको, तो चूना का पानी लीजिए, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं। वो मैं वीडियो में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी काम कीजिएगा, आप एक अपने आंकड़ा का पत्ता आता है, लेकिन उसको तोड़ने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको एक साइड में जैसे चिकना से उसका भाग रहता है, उधर में सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लीजिए, जैसे तिल का तेल भी लगा सकते हैं। और उसको तवा पे हल्का सा गर्म कर लीजिए, जो तवा आप यूज नहीं करते, वो तवा पे गर्म करके हल्का हल्का सुहाने लाए उनके पैर में बांध दीजिए। तो कम से कम नहीं करिए, घुटने का दर्द एकदम ठीक हो जाता है उससे।
और बाकी तो लहसुन का तेल बताया ही है मैंने। आंकड़ा का पत्ता कैसा होता है? ये जो भगवान के चढ़ता है ना, भगवान को आंकड़ा का हाँ पत्ता हाँ हाँ, भगवान को, शिव जी को चढ़ाते यस हैं। यस और यस बजरंग यस बली को यस। पत्ता चढ़ा, उनका माला चढ़ाते हैं, पत्ते की माला। नहीं इधर हम लोग हाँ जी, उधर में चढ़ाते हैं। हाँ समझ गई। तो उस पत्ते को उसमें तेल लगा के वो उसको तवे में गरम करना है हल्का जितना, फिर मतलब वो कई बार ज्यादा गर्म करने से पापड़ जैसा बन जाता है, तो तुरंत ही उतार लीजिएगा उसको, वो देख लीजिएगा क्या, और उसको लगा के कपड़ा ऊपर से बांध दीजिएगा पूरा, आधी पौना घंटा बांध के रखिएगा। अच्छा, आपने जो हर्ष सरावगी ने क्वेश्चन पूछा है कि बॉडी में पेन होता है, तो देखिए मेन तो है, आपको बताया गया है वो जो नमक का पानी यूज करने के लिए, प्लस ये जो लिवर सेकने की बात बताई गई है, ये आप लोग सब कर सकते हैं, बिकॉज लिवर आज की डेट में इट इज नॉट इफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, फूड हैबिट्स, फूड रूटीन। हमें खाना चाहिए 1 बजे, हम खाते हैं 4 बजे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये एक्टिविटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होते हैं। तो ये आप बेसिक चीजें फॉलो कर सकते हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एकदम रूटीन से चलाइए, ये आपकी 50% प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक कहावत है कि सुबह का जो खाना है वो डट के किया करो, दोपहर का खाना चखा करो, और रात का खाना दुश्मन को खिला दो। यानी कि सुबह का खाना एकदम राजसी, दोपहर का खाना इतना कि भाई पेट भरना है मेरे को उतना, और रात का खाना थोड़ा स्किप कर दीजिए या फिर थोड़ा हल्का खाइए। Any more questions? Thank you. Okay, thank you so much. Thank you Shweta aunty and the whole team इतना अच्छा मौका देने के लिए, and thanks to all the listeners, आपने बहुत patiently सुना, आपके questions भी बहुत अच्छे थे। Thank you so much. Thank you so much बीना आंटी and आकांक्षा। आप सभी पे विराजित नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। आप सबसे साझा करके मेरी कुछ बातें मुझे बहुत आत्मिक प्रसन्नता हुई है, और आगे भी आप मेरे वीडियो में कोई भी तरह की चीज रहे तो बोलिए, मैं आपको डालने की पूरा ही डाल के दूंगी वैसा जो आप चाहेंगे। इनफैक्ट आप लोग में से जितने लोग भी हैं, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हम कोई वीडियो पर्टिकुलरली डालें, तो आप हमें नंबर मैंने दिया है उसमें दे दीजिए, तो हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि उस पे एक वीडियो बना के हम डाल सके, एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। और कान से सुनने का प्रॉब्लम भी, तो कान से सुनने का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। सब देखिए, मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं वर्स से वर्स अगर किसी चीज का नाम लूं तो आई थिंक इट इज कैंसर। कैंसर जैसी चीज ठीक होती है, अभी कोरोना जैसी चीज भी ट्रीट हो रही है नारायण से, तो आई गेस हियरिंग प्रॉब्लम, आई साइट प्रॉब्लम जो भी है, ये सब बहुत छोटी है उनके सामने, सब ठीक होती है। और आई थिंक आप लोग सब सिलीगुड़ी में हैं, तो मुझसे एक बार जरूर मिलिएगा। वी कैन पर्सनली, तो कोलकाता में है, कोलकाता में है, हम कोलकाता में है, फिर हम वापस जूम पे ही मिलेंगे किसी दिन। कोलकाता में है हम लोग। मेरे बच्चों को सुनने और बोलने का प्रॉब्लम है। ओके, तो डेफिनेटली अगर ये संस्था चाहे तो हम डेफिनेटली करेंगे इस चीज को। और आप जो बोल रहे हैं जिनके बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम है, आप एक बार पर्सनली कॉल करके कांटेक्ट कीजिए, प्रोबेबली वी कैन हेल्प यू, व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं। यस यस, हाँ ओके ओके, ठीक है, ओके थैंक यू। देखिए कई बार ये सब समस्याएं है ना, कई बार अपने जैसे अभी मैं ज्योतिष पढ़ रही हूँ, पूरा मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रहा है, तो जल्दी ही आपको एक ज्योतिष के रूप में भी मैं बता पाऊंगी कि ये सब चीजें जन्म कुंडली के आधार के भी कि क्या ग्रह दशा रहती है। वैसे तो देखिए बहुत हमेशा पॉजिटिव बोलते रहेंगे, तो बहुत सारे हमारे दीदी बोलते हैं ठीक है, हाँ पढ़ा रहने दीजिए, रख देंगे बाद में, पढ़ा रहने दीजिए। श्वेता आंटी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो इसके लिए ट्रीटमेंट है क्या? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आई कैन नॉट नेम वन, बहुत सारे हैं, दैट इज माँ की स्पेशलिटी. शी ट्रीट्स एंड शी treated hundreds of people for this, तो you can definitely speak to her about this. बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होंगे इसके लिए एंड सक्सेसफुल वंस, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए. हम 100% आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में. आई थिंक एनीथिंग एल्स? डन, ठीक है. थैंक यू सो मच. नारायण नारायण. नारायण नारायण. जय महेश. नारायण नारायण. नारायण नारायण. नारायण नारायण. बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. थैंक यू. हाँ, थैंक यू सो मच बहुत आकांक्षा धन्यवाद एंड जी. बीना आंटी. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर ऑल द लव. थैंक यू. पश्चिम बंगाल की जो सचिव है वो भी रांची की है. इसीलिए मैं बीना आंटी बोल रही हूँ उनको बार बार. अच्छा. कौन? ऐसे उसका नाम पिंकी पेड़ीवाल है, मतलब ससुराल का नाम पेड़ीवाल है, पियर क्या है वो बताएगी. राठी राठी राठी. अच्छा, वही रखिए. मैं इतना रांची के बारे में नहीं बोल सकती बिकॉज ज्यादा टाइम यहाँ रही भी नहीं हूँ, तो ठीक है. डेफिनेटली आगे हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे. थैंक यू सो मच एंड नारायण ब्लेस ऑल ऑफ यू. सब स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए एंड सेफ रहिए. अपने आप को सेफ रखिए. जैसे जैसे हमें जो जो फॉलो करने बताया जा रहा है वो सबको फॉलो डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज हेल्थ है तो दुनिया में सब कुछ है. जहान है तो जहान है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.